नेक्स्ट आता है हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। यहाँ से क्वेश्चन बनने की चांस है। यहाँ पे दो ही चीज है हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन, सबको पता होगा। अगेन डिवाइडेड इनटू थ्री टाइप्स, पैरासाइटिक, सैप्रोफाइटिक एंड होलोजोइक। तो यहाँ पे मेन मेन चीज जो है वो पैरासाइटिक और सैप्रोफाइटिक पे ध्यान दिया गया है। यहाँ पे लिखा है कि जो अलग अलग एनिमल्स होते हैं जो कि हेटरोट्रोपिक होते हैं, जो किसी ऑटोट्रॉप पे डिपेंडेंट है, वो जो है अलग अलग स्ट्रेटेजी अपनाते हैं। जैसे कि सबसे पहला बोल रहा है कि सैप्रोफाइटिक स्ट्रेटेजी, मतलब जो डेड ऑर्गेनिज्म पे वो खाते हैं। जैसे सम ऑर्गेनिजम्स ब्रेक डाउन द फूड मटेरियल आउटसाइड द बॉडी। 2020 का क्वेश्चन है। गिव एन एग्जांपल ऑफ सम ऑर्गेनिजम्स दैट ब्रेक डाउन द फूड मटेरियल आउटसाइड ऑफ द बॉडी। तो क्वेश्चन ये पूछा था कि ऐसा ऑर्गेनिज्म का एग्जांपल दे दीजिए जो कि फूड को बाहर ब्रेक डाउन करते हैं, उसके बाद वो एब्जॉर्ब करते हैं। सीधा लाइन लाइन से पूछा हुआ क्वेश्चन था। एग्जाम्पल क्या दे सकते थे? फंगाई है, फंगाई लाइक ब्रेड मोल्ड्स, ईस्ट एंड मशरूम्स। क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ रहा है, इसलिए मैं हाईलाइट कर दिया हूँ सब इंपॉर्टेंट लाइंस को। उसके बाद नेक्स्ट पूछ रहा है, नेक्स्ट बोल रहा है कि अदर्स टेक इन द होल मटेरियल एंड ब्रेक इट डाउन इनसाइड देयर बॉडीज। अदर्स यहाँ पे वो होलोजोई की बात कर रहा है। जो भी बाकी सब बचे वो सब क्या करते हैं? वो खाना लेते हैं अंदर, और उनका एक प्रॉपर सिस्टम होता है। वो उसको अंदर ही डाइजेस्ट करते हैं, अंदर ही ब्रेक डाउन करते हैं, अंदर ही एब्जॉर्ब करते हैं, और उसके बाद उसको एक्सक्रीट कर देते हैं। तो उसके नेक्स्ट बोल रहा है पैरासाइटिक के बारे में बोला है। सम अदर ऑर्गेनिजम्स डिराइव न्यूट्रिशन फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल विदाउट किलिंग देम। क्वेश्चन पूछ देगा व्हाट डू यू मीन बाय पैरासाइटिक ऑर्गेनिजम्स। क्वेश्चन अगर ये पूछा तो डायरेक्ट बुक का लाइन को कॉपी पेस्ट कर देना है, क्योंकि वो ये चाहता है कि जो स्टूडेंट्स है वो अच्छे से बुक का लाइन लाइन को समझाए कि नहीं समझाए। अगर तुम बुक लाइन लाइन लिखोगे उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचेगा तुम्हारे आंसर को काटने की। सो बुक को अच्छे से पढ़ो, और क्वेश्चन जो है वहीं से आएगा। और अगर जो बुक के पढ़ा है ना वो आराम से आंसर सारी क्वेश्चन का आंसर दे सकता है। तो यहाँ पे क्या लिखा है कि पैरासाइटिक ऑर्गेनिज्म हम उसको बोल सकते हैं जो कि किसी और ऑर्गेनिज्म में विदाउट उसको मारे उसका न्यूट्रिएंट्स ले रहा है, विदाउट उसको मारे। ओके, दिस पैरासाइटिक न्यूट्रिटिव स्ट्रेटेजी इज यूज्ड बाय अ वाइड वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स। और ये जो एग्जांपल दिया गया है इसको अच्छे से याद कर लेना। कस्कुटा को हम अमरबेल भी बोलते हैं, टिक्स हो गया, लाइस हो गया, लीचेस हो गया एंड टैपवर्म्स हो गया। इन सब के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लेना। इतना डिटेल तो नहीं पूछेगा, फिर भी एग्जांपल से मतलब याद कर लेना। और 2020 में अगर ये पूछा है कि गिव सम एग्जांपल ऑफ मतलब some organism that break down their food outside of their body, इस सारे पूछ सकता है कि give some examples of organisms that derive nutrition from plants or animals without killing them। तो यहाँ पे क्या क्या हो जाएगा, ये सब एग्जाम्पल दे सकते हो। कुस्कुटा, अमरबेल, टिक, स्लाइस, डिलीशियस ऑफ पेपर्स। ओके, नेक्स्ट आते हैं। ये वाले पैराग्राफ से क्वेश्चन वो ऐसे पूछेगा कि एमोएबा और पैरामेसियम का डिफरेंस पूछेगा। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एमोएबा एंड पैरामेसियम। और क्वेश्चन पूछेगा तो ये डायग्राम को लेके पूछेगा कि कैसे कैसे होता है ये सब। तो एमोएबा और पैरामेसियम में डिफरेंस क्या है? तो सबसे पहले हम एमोएबा के बारे में पढ़ते हैं। एमोएबा जो है वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है जिसका रेगुलर शेप नहीं होता। ये जो है इसके पास एक वो कहीं से भी खाना ले सकता है, एनी पॉइंट, फूड टेक्स फ्रॉम एनी पॉइंट। ओके, नेक्स्ट इसके पास सीडोपोडिया होता है, फूड वैक्यूल होता है जहाँ पे डाइजेस्टिव एंजाइम होता है, और वो खाना वहाँ पे डाइजेस्ट कर देता है। तो यहाँ पे देखो लिखा है एमोएबा टेक्स इन फूड यूजिंग टेम्पररी फिंगर लाइक एक्सटेंशंस ऑफ द सेल सरफेस which fuse over the food particle forming the food vacuole। उसके बाद वो क्या बोल रहा है कि एमोएबा जो है वो फूड को लेता है बाय द हेल्प ऑफ फिंगर लाइक स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड स्यूडोपोडिया। और उसको लेके वो क्या कर रहा है, उसको अपने वेक्यूल में भेज रहा है जहाँ पे डाइजेस्टिंग एंजाइम है, उसको डाइजेस्ट कर रहा है। उसके बाद द रिमेनिंग अनडाइजेस्टेड मटेरियल इज मूव टू द सरफेस ऑफ द सेल एंड थ्रोन आउट। उसके बाद जो भी बचा है वो बाहर आ जा रहा है। नेक्स्ट वो पैरामेसियम के बारे में बोल रहा है। पैरामेसियम इज आल्सो इनिशियल ऑर्गेनिजम्स। द सेल हैज ए डेफिनेट शेप। देखो एमोएबा में क्या था, इनडेफिनेट शेप था, डेफिनेट शेप नहीं था। लेकिन पैरामेसियम में डेफिनेट शेप है। अब तुम पूछोगे पैरामेसियम भी यूनिसेलुलर है, एमोएबा भी यूनिसेलुलर है, फिर पैरामेसियम में ऐसा क्या है जिसकी वजह से पैरामेसियम का एक फिक्स शेप है, रेगुलर शेप है? तो पैरामेसियम में एक चीज पाया जाता है, उसका नाम है पेलिकल। तुम हायर क्लास में पढ़ोगे, अभी सिर्फ इतना जानो कि पैरामेसियम जो है वो डेफिनेट शेप है। ओके, नेक्स्ट वो पूछ रहा है कि एट एंड फूड इज टेकन इन एट ए स्पेसिफिक स्पॉट। इस दूसरा डिफरेंस हो गया कि एमोएबा टेकन फूड एट एनी स्पॉट, बट पैरामेसियम टेकन फूड एट ए स्पेसिफिक स्पॉट। जैसे हमारे पास माउथ है वैसे ही पैरामेसियम के पास एक पर्टिकुलर स्पॉट है जहाँ से वो खाना लेता है। थर्ड डिफरेंस क्या होगा, फूड इज मूव्ड टू द स्पॉट बाय द मूवमेंट ऑफ सिलिया। मतलब लिख सकते हो कि पैरामेसियम है सिलिया, बट एमोएबा डज नॉट हैव सिलिया।
हो गया 3 पॉइंट, 3 मार्क आराम से बन सकता है इसको, वो तरह तरह से क्वेश्चन घुमा फिरा के वो पूछ सकता है। ओके नेक्स्ट चलते हैं। उसके बाद बहुत लोग एक्टिविटी को छोड़ के चले जाते हैं, लेकिन क्वेश्चन अक्सर एक्टिविटी से ही पूछता है। यहाँ पे वो क्या बोला है, वो दो टेस्ट ट्यूब लिया है, एक टेस्ट ट्यूब ए है, टेस्ट ट्यूब बी है। टेस्ट ट्यूब बी में वो क्या कर रहा है, वो सालिवा ऐड कर रहा है, उसके बाद स्टार्च भी ऐड कर रहा है। मतलब टेस्ट ट्यूब ए में भी स्टार्च है, टेस्ट ट्यूब बी में भी स्टार्च है। टेस्ट ट्यूब ए में स्टार्च के साथ सलाइवा है, और टेस्ट ट्यूब बी में सिर्फ और सिर्फ स्टार्च है। अब बोल रहा है कि आयोडीन किसके साथ रिएक्ट करेगा। टेस्ट ट्यूब ए में वो ब्लू ब्लैक देगा, और क्या कि टेस्ट ट्यूब बी में वो ब्लू ब्लैक देगा। तो जिसके पास स्टार्च है उसके साथ ही वो रिएक्ट करेगा। किसमें स्टार्च है, टेस्ट ट्यूब बी में स्टार्च है, तो वो टेस्ट ट्यूब बी में वो कलर चेंज करेगा। लेकिन टेस्ट ट्यूब ए में तो ऑलरेडी सलाइवा प्रेजेंट है, तो सलाइवा में सलाइवरी एमाइलेज है जो कि डाइजेस्ट कर देगा स्टार्च को। तो वहां पे स्टार्च तो बचेगा नहीं, तो कोई भी कलर स्टार्च अगर नहीं है तो वो आयोडीन किसके साथ रिएक्ट करेगा, किसी के साथ भी नहीं कर पाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन बन सकता है, डायरेक्ट पूछ देगा कि इन विच ऑफ द टेस्ट ट्यूब कलर कलर चेंज टेक्स प्लेस। ओके आराम से बता सकते हो जहाँ पे सलाइवा नहीं है। नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे, जो है जो भी डायग्राम दिया है ना, उस डायग्राम में जो भी नेमिंग दिया है उस नेमिंग का फंक्शन अच्छे से पढ़ लेना। देखो यहाँ पे लिखा है कि सलाइवा सिक्रेटेड बाय द सलिवरी ग्लैंड्स, सबको पता है। एंड सलाइवा कंटेन सलिवरी एमाइलेज। बहुत लोग क्या करते हैं, सलाइवा सिक्रेटेड बाय सलिवरी ग्लैंड्स, नहीं, सलाइवा कंटेन एन एंजाइम्स कॉल्ड सलाइवरी ग्लैंड्स। मतलब क्या लिख रहे हो उसको अच्छे से पढ़ो। सलाइवर एंजाइम का नाम है सलिवरी एमाइलेज, जो कि सलाइवा में प्रेजेंट होता है। और सलाइवा कौन सिक्रेट करता है, सलिवरी ग्लैंड। मतलब वो एंजाइम में ही ग्लैंड सब मिक्सअप कर देते हैं, जिसकी वजह से आंसर रॉन्ग हो जाता है। तो माइंड में पूरा क्लियर करना है कि सलाइवा कंटेन एन एंजाइम कॉल्ड सलिवरी एमाइलेज, एंड सलाइवा सिक्रेटेड बाय ए ग्लैंड नेम्ड एज सलाइवरी ग्लैंड्स। ग्लैंड्स और एंजाइम को मिक्स मत कर देना। सलाइवरी ग्लैंड से सलाइवा प्रोड्यूस हो रहा है, सलाइवा कंटेन सलिवरी एमाइलेज। ओके नेक्स्ट। उसके बाद बोल रहा है कि बायोलॉजिकल कैटलिस्ट कॉल्ड एंजाइम्स। क्वेश्चन अगर पूछेगा एंजाइम्स के बारे में, बार बार क्वेश्चन आता रहता है। तो व्हाट इज एंजाइम्स, एंजाइम्स इज ए बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। अब कैटलिस्ट क्या है, कैटलिस्ट वो है जो कोई भी रिएक्शन को फास्ट कर देता है। अब सलाइवा कंटेन्स एन एंजाइम कॉल्ड सलिवरी एमाइलेज that breaks down starch which is a complex molecule to give simple sugar। अब हम एक्टिविटी में पढ़ रहे थे कि जो टेस्ट ट्यूब ए में जो सलाइवा था वो स्टार्च को डाइजेस्ट कर दिया था। ओके उसके बाद जो ओसोफागस तुम देख रहे हो, इस ओसोफागस में एक मसल्स प्रेजेंट है। जो लाइन है ना, उस लाइन में एक मसल प्रेजेंट है, उस मसल का नाम क्या है, पेरिस्टालसिस मसल। और यहाँ पे जो भी तुम खाना खाते हो ना, यहाँ पे खाना जो है वो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के थ्रू नीचे जाता है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। यहाँ पे एनसीईआरटी ने ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया है कि द लाइनिंग ऑफ कैनाल हैज मसल्स that contract rhythmically in order to push the food forward. These peristaltic movements occur all along the gut। वो बोल रहा है कि लाइनिंग ऑफ द कैनाल में कौन सा मसल प्रेजेंट है, पेरिस्टाल्टिक मसल प्रेजेंट है, जो कि हमको हेल्प करता है कॉन्ट्रैक्ट और कॉन्ट्रैक्ट रिदमिकली। कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, बार कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है खाना, जैसे लाइन में मतलब ऑयस्टर में जा रहा है, वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, जिसकी वजह से खाना आगे पुश हो रहा है। दिस मूवमेंट इज नोन एज पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। तो जो कॉन्ट्रैक्ट रिदमिकली हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स जो रिदमिकली हो रहा है, और इसके वजह से फूड जो है वो पुश हो रहा है, आगे बढ़ रहा है। तो और ये कहाँ पे हो रहा है, ऑल अलोंग द गट। अब तुम बोल, बहुत लोगों को गट क्या होता है वो नहीं पता। द ट्यूब अराउंड द स्टोमक, स्टोमक के आसपास जितने भी ट्यूब है ना, उसको हम बोलते हैं गट। मतलब ऑल अलोंग द एलिमेंटरी कैनाल ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट पाया जाता है, क्योंकि माउथ से लेकर एनस तक खाना आगे चलता रह जाता है, पुश होता जाता है। और पुश कौन करता है, ये जो पेरिस्टालसिस करता है। और इस मूवमेंट को क्या बोलते हैं, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बोलते हैं। क्लियर, नेक्स्ट चलते हैं। अब यहाँ पे तुम जितने भी नेमिंग देख पा रहे हो ना, गल ब्लैडर हो गया, बाइल डक्ट हो गया, लीवर, ये सब क्वेश्चन डायरेक्ट वो नेमिंग जो जो करता है उससे पूछ लेता है। अगर तुम सीबीएसई से अगर देखे हो तो वहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा था, व्हाट विल हैपन इफ गल ब्लैडर इज नॉट प्रेजेंट इन आवर बॉडी। तो वो कुछ नहीं किया था, उसने सिर्फ एक पार्ट को पकड़ा, जो पार्ट नेमिंग किया है, और नीचे ही लिखा है गल ब्लैडर स्टोर्स बाइल्स। तो अगर गल ब्लैडर नहीं रहेगा तो बाइल स्टोर नहीं रहेगा, और हमारे बॉडी को बाइल नहीं मिलेगा, और बाइल नहीं मिलेगा तो एमल्सिफिकेशन ऑफ फैट नहीं हो पाएगा। मतलब फैट नहीं ब्रेक डाउन नहीं होगा तो लाइपेज एंजाइम एक्ट नहीं कर पाएगा। तो क्या होगा, फैट डाइजेशन विल नॉट टेक प्लेस। अगर गलब्लैडर नहीं होगा तो फैट डाइजेशन नहीं होगा, खत्म। तो ऐसे क्वेश्चन वो पूछता है, इसलिए
जो भी डायग्राम है, डायग्राम में जितने भी नेमिंग दिया गया है ना, उस नेमिंग का फंक्शन अच्छे से याद कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट लाइन है कि दिस रिलीज हाइड्रोक्लोरिक एसिड। उसके बाद देखो, स्टोमक के पास गैस्ट्रिक जूस होता है। गैस्ट्रिक जूस कंटेन थ्री टाइप्स ऑफ एंजाइम्स कॉल्ड पेप्सिन, उसके बाद HCl एंड म्यूकस। तो सबसे मेन चीज जो है वो HCl है। HCl प्रोवाइड एसिडिक मीडियम। HCl का मेन फंक्शन क्या है? HCl एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से पेप्सिन एक्टिव होता है और खाना को डाइजेस्ट कर पाता है। इनएक्टिव स्टेट को क्या बोलते हैं? पेप्सिनोजेन बोलते हैं, जो कि तुम हायर क्लास में पढ़ोगे। पेप्सिनोजेन को वो पेप्सिन में कौन कन्वर्ट करता है? ये जो एसिडिक मीडियम है वो कन्वर्ट करता है। तो क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि व्हाट विल हैपन इफ HCl इज नॉट प्रेजेंट इन आवर बॉडी। अगर HCl नहीं होगा तो क्या होगा? सबसे पहला चीज, प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होगा। क्यों? क्योंकि पेप्सिन जो है वो एक्टिव ही नहीं होगा। क्योंकि पेप्सिन को एक्टिव कौन करता है? एसिडिक मीडियम करता है। 1.2 टू 1.3 pH जो है वो सही रहता है पेप्सिन को एक्टिव करने में, जो कि HCl करता है। और पेप्सिन एक्टिव होने के बाद वो प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, तो प्रोटीन सिंथेसिस नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट आता है HCl और क्या करता है? वो किल जर्म्स। उसके बाद नेक्स्ट आता है म्यूकस। म्यूकस क्या करता है? म्यूकस जो है वो HCl को जो है HCl हमारा स्टोमक का लाइनिंग को बिगाड़ ना ले, इसलिए उसको हमारे जो स्टोमक को प्रोटेक्ट करते हैं HCl से। ओके, नेक्स्ट। उसके बाद वो एसिडिटी के बारे में बोला है कि एसिडिटी क्यों होता है। जब एसिडिटी जो है उसोफेगस तक चला आता है, तब एसिडिटी होता है और तुमको जो है अपना हार्ट बर्न जैसे कंडीशन आता है कि तुमको लगता है कि तुम्हारा हार्ट जल रहा है, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। क्योंकि उसोफेगस में कुछ म्यूकस का लाइनिंग नहीं होता, तो तुमको थोड़ा बहुत जलने की महसूस होता है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे लिखा है कि जो एग्जिट और एंट्री हो रहा है, इसको कोई एक रेगुलेट कर रहा है। इसको हम बोलते हैं स्फिंक्टर मसल बोलते हैं। ये स्फिंक्टर मसल हर एक उस जगह में प्रेजेंट है जहाँ पे जंक्शन है। जैसे कि स्टोमक और स्मॉल इंटेस्टाइन में जब जाएगा खाना, तभी एक जंक्शन है। उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन के पास वो भी एक जंक्शन है। उसके बाद एनस के पास, रेक्टम के पास भी एक जंक्शन है। तो हर एक जंक्शन में एक स्फिंक्टर मसल होगा। यानी तुम स्फिंक्टर मसल को सिक्योरिटी गार्ड कह सकते हो, जो कि अलाउ करता है कौन अंदर जाएगा कौन अंदर आएगा। ओके, और इसके वजह से ही तुम टॉयलेट को रोक के रख पाते हैं। नेक्स्ट आता है हर्बीवोर्स। हर्बीवोर्स ईटिंग ग्रास नीड ए लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन। क्वेश्चन आ चुका है, व्हाई हर्बीवोर्स नीड लॉन्गर इंटेस्टाइन देन कार्निवोर्स। सबको पता है कि जो प्लांट सेल में सेलुलोज होता है और सेलुलोज डाइजेस्ट होने में टाइम लगता है, लेकिन मीट इज इजियर टू डाइजेस्ट देन सेलुलोज। दैट्स व्हाई कार्निवोर्स हैव स्मॉलर इंटेस्टाइन देन हर्बीवोर्स। समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आता है स्मॉल इंटेस्टाइन। क्वेश्चन डायरेक्ट पूछेगा कि व्हाट इज small intestine, what is which juice secreted by small intestine? Intestinal juice. And it digest which type of nutrients? तो small intestine एक ऐसा small intestine जो है वो digestive system का हीरो है। मतलब ये ऑलराउंडर है, मतलब ऑल टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स जो है वो यहाँ पे डाइजेस्ट होता है। कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, फैट हो गया, सब यहाँ पे डाइजेस्ट होता है। अब ये हो क्यों पाता है? हाउ स्मॉल इंटेस्टाइन डाइजेस्ट ऑल टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स? क्वेश्चन आ सकता है कैसे। तो यहाँ पे तुम लिखोगे कि लिवर से बाइल जूस आ रहा है। उसके बाद पैनक्रियास से पैनक्रियाटिक जूस आ रहा है। लिवर कंटेन बाइल जूस एंड बाइल जूस हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ फैट्स, एंड पैनक्रियाटिक जूस contain all types of enzymes, all types of digestive enzymes that digest carbohydrate, fat, and proteins. In this way, small intestine helps in digestion and it digests all type of nutrients. Next, अब यहाँ पे important चीज बोल रहा है कि bile salts break them down into smaller globules, increasing the efficiency of enzyme action. मतलब यहाँ पे बाइल जूस का फंक्शन बताया है कि बाइल जूस क्या करता है, लार्ज फैट मॉलिक्यूल को वो तोड़ देता है, ब्रेक डाउन करता है, वो उससे स्मॉल फैट मॉलिक्यूल बनता है। इसको हम इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? एमल्सिफिकेशन बोलते हैं। अब वो बोलता है, वो क्वेश्चन पूछ सकता है कि व्हाई वी नीड एमल्सिफिकेशन। एमल्सिफिकेशन हम क्यों करते हैं? अगर एमल्सिफिकेशन नहीं होगा तो लाइपेज एंजाइम एक्ट नहीं कर पाएगा। मतलब लाइपेज एंजाइम जो है वो बड़े मॉलिक्यूल ऑफ फैट, लार्ज मॉलिक्यूल ऑफ फैट में वो एक्ट नहीं कर पाता। इसलिए पहले लार्ज फैट मॉलिक्यूल को स्मॉल फैट मॉलिक्यूल में कन्वर्ट किया जाता है, उसके बाद लाइपेज एंजाइम जो है वो डाइजेस्ट करता है, डाइजेस्ट कर पाता है। ओके, अब क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि जो गैस्ट्रिक जूस है, जो स्टोमक से जब खाना आता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, वो तो एसिडिक होता है।
तो एसिडिक को न्यूट्रल कौन करता है स्मॉल इंटेस्टाइन में? यहाँ पे बाइल जूस का काम आ जाएगा। बाइल जूस हेल्प्स टू न्यूट्रलाइज दिस एसिडिक मीडियम। उसके बाद एंजाइम्स के बारे में बोल रहा है कि तो एंजाइम्स प्रेजेंट इन इट फाइनली कन्वर्ट द प्रोटीन्स टू एमिनो एसिड्स। तो इंटेस्टाइनल जूस जो है वो एंड प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है, प्रोटीन को एमिनो एसिड में कन्वर्ट करता है, कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है, फैट को फैटी एसिड्स प्लस ग्लिसरॉल में कन्वर्ट करता है। उसके बाद यहाँ पे पानक्रियास में कौन सा एंजाइम होता है? ट्रिप्सिन होता है। ट्रिप्सिन हेल्प्स इन प्रोटीन ब्रेक डाउन। तो ये सब क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है कि ट्रिप्सिन कौन सा ऑर्गन सिंथेसिस करता है? तो पैनक्रियास सिंथेसिस करता है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे नेक्स्ट आता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन और क्या करता है? स्मॉल इंटेस्टाइन जो है एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। और क्यों कर पाता है? क्योंकि इसके पास विलाई है, जिसके पास रिचली सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स है। नेक्स्ट आता है अनऑब्जर्व्ड फूड इज सेंड इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन। जो अनऑब्जर्व्ड फूड है वो लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाएगा। यहाँ पे और एक चीज है, जो भी फैट मॉलिक्यूल्स है ना, वो ब्लड से ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाता। उसको मतलब उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए लिम्फ है। तो लिम्फ क्या करता है? लिम्फ के लिए जैसे ब्लड के लिए ब्लड वेसल्स बना है, वैसे लिम्फ के लिए लिम्फेटिक वेसल्स बना है। मतलब फैट मॉलिक्यूल्स लार्ज होता है, जिसकी वजह से वो ब्लड कैपिलरीज में जा नहीं पाता। मतलब जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में जो कैपिलरी प्रेजेंट है, यहाँ पे लिखा है ना कि विलाई आर रिचली सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स में तीन चीज आते हैं, आर्टरी, वेन्स एंड कैपिलरी। मतलब यहाँ पे वो कैपिलरीज की बात कर रहा है। तो जो कैपिलरी है, उस कैपिलरी में लार्ज फैट मॉलिक्यूल जा नहीं पाता। इसलिए वहां पे क्या बनाया गया? लिम्फेटिक वेसल्स बनाया गया, जो कि कनेक्ट होता है वेन के साथ। उसके बाद वो मतलब कैपिलरी में जा नहीं पाता फैट मॉलिक्यूल, इसलिए लिम्फेटिक वेसल बनाया गया, जो कि कनेक्ट होता है वेन से। ओके, बाकी सब सेम प्रोसेस होता है। तो लिम्फ के बारे में हम आगे पढ़ेंगे डिटेल में। नेक्स्ट आता है डेंटल क्रीज। बहुत लोग ब्राउन बॉक्स को छोड़ देते हैं। ब्राउन बॉक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। पिछले साल हेमोडायलिसिस से क्वेश्चन 3 मार्क का पूछ चुका है। इस साल भी पूछने की बहुत चांस है। अब नेक्स्ट ब्राउन बॉक्स जो है डेंटल क्री आ सकता है, ऑर्गन डोनेशन आ सकता है, नहीं तो ब्लड प्रेशर आ सकता है। तो ब्राउन बॉक्स को छोड़ के मत जाना। ब्राउन बॉक्स इंटरेस्ट क्वेश्चन कभी छोड़ के मत जाना, हर साल एक नया क्वेश्चन आता ही है। ओके, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं डेंटल क्रीज। डेंटल क्रीज में बोल रहा है कि व्हेन बैक्टीरिया एक्टिंग ऑन शुगर्स प्रोड्यूस एसिड। मतलब जब भी हम हमारा खाना हमारे टीथ में रुक जाता है, तो वहाँ पे क्या होता है? बैक्टीरिया जाके उसको डाइजेस्ट कर देता है। डाइजेस्ट करने के बाद उससे एसिड प्रोड्यूस होता है। एसिड जो है वो सॉफ्टन कर देता है या डीमिनरलाइज कर देता है एनामल को, जिससे क्या होता है? जिससे डेंटल प्लेक बनता है। और तुम ये सोच रहे होगा कि एसिड प्रोड्यूस कर रहा है और हमारे पास सलाइवा है जो कि अल्कलाइन है, तो न्यूट्रल हो जाना चाहिए, तो होता क्यों नहीं फिर? तो जो ये जो जंक्शन में प्रेजेंट होता है, मतलब टीथ की दो जंक्शन में ये सब प्रेजेंट होता है। तो टीथ के जंक्शन में वो सलाइवा जा नहीं पाता। और जा पाता तो वो न्यूट्रल कर देता है एसिड को, लेकिन जा नहीं पाता। इसी वजह से वहाँ पे प्लेक फॉर्मेशन हो जाता है। क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाई सकता है कि सलाइवा में भी सलाइवा अल्कलाइन है, फिर भी क्यों डंठल प्लेक प्रोड्यूस हो जाता है? क्योंकि जो सलाइवा है वो टीथ के जंक्शन तक पहुंच नहीं पाता। ओके, नेक्स्ट आता है तो क्या हो सकता है? इन्फ्लेमेशन हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है। नेक्स्ट यहाँ पे जो इंटेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। सबसे पहला क्वेश्चन, व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन एंड हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन? आंसर दे सकते हो। ऑटोट्रोप मतलब जो खुद का खाना खुद बना सकते हैं, हेटरोट्रोप मतलब जो दूसरों के ऊपर डिपेंड करते हैं। उसके बाद व्हेरे डू प्लांट्स गेट ईच ऑफ द रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस? तो वेरी टू कहाँ से फोटोसिंथेसिस को खाना मिलता है, मतलब रॉ मटेरियल्स मिलता है? वाटर जो है सॉइल से मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एटमॉस्फेयर से मिलता है। उसके बाद लाइट जो है सनलाइट से मिलता है। ऐसा लिखना है। व्हाट इज द रोल ऑफ द एसिड इन आवर स्टमक? दो चीज है, पहले इट किल्स जर्म्स, दूसरा क्या लिखोगे? इट हेल्प्स इन पेप्सिन, इट हेल्प्स टू एक्टिवेट पेप्सिन दैट ऑटोमेटिकली डाइजेस्ट द प्रोटीन। तो इट हेल्प्स इन प्रोटीन डाइजेशन। नेक्स्ट लिखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स? डाइजेस्टिव एंजाइम का फंक्शन क्या है? इट डाइजेस्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स, फैट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स। हाउ इज द स्मॉल इंटेस्टाइन डिजाइन टू एब्जॉर्ब डाइजेस्ट फूड? स्मॉल इंटेस्टाइन में ऐसा क्या है जिससे एब्जॉर्प्शन आसान हो जाता है? भिलाई है, जहाँ पे ब्लड वेसल्स बहुत रिचली सप्लाइड है। नेक्स्ट टॉपिक को मूव करते हैं, वो है रेस्पिरेशन। नेक्स्ट जो ये एक्टिविटी दिया है, इस एक्टिविटी से क्वेश्चन बनता है और सीबीएसई सिंबल में ये पूछा है कि कौन से ट्यूब में ज्यादा
कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होगा। एक 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 टेस्ट ट्यूब में जो है वो पिचकारी दिया है और दूसरा टेस्ट ट्यूब में वो तुम मुंह से एक्सेल कर रहे हो, तो कहाँ पे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होगा? तो ऑब्वियसली बी में प्रेजेंट होगा ज्यादा। एक्टिविटी 6.5 में बोल रहा है कि तुम जो है एक फ्रूट जूस वाला सोल्यूशन लिए हो और वहां पे तुम कुछ ईस्ट को डाल दिए हो, और ईस्ट अब क्या करेंगे, कार्बोहाइड्रेट को क्या करते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं किसमें, इथेनॉल में और CO2 में, एनर्जी में। तो CO2 प्रोड्यूस होगा और CO2 को तुम क्या करोगे, एक ट्यूब से कनेक्ट कर दोगे लाइम वाटर वाले सोल्यूशन से। तो वो ट्यूब से वो CO2 जाएगा उस सोल्यूशन में, कहाँ पे, जहाँ पे लाइम वाटर है। तो लाइम वाटर जब CO2 के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या होगा, लाइम वाटर मिल्की हो जाएगा। तो यहाँ पे वही पूछा है कि व्हाट चेंजेस ऑब्जर्व, मिल्की अपीयरेंस टेक्स प्लेस। उसके बाद व्हाट डज दिस टेल अबाउट द प्रोडक्ट्स ऑफ फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, व्हेन कार्बोहाइड्रेट्स कन्वर्टेड इनटू अल्कोहल इज नोन एज फर्मेंटेशन। मतलब यहाँ पे फर्मेंटेशन हो रहा है और वो पूछ रहा है कि प्रोडक्ट क्या क्या होता है। अभी बोला CO2, उसके बाद इथेनॉल एंड एनर्जी। आई थिंक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे एरोबिक और एनारोबिक के बारे में बताया गया है कि एरोबिक में क्या होता है, एनारोबिक में क्या होता है। एरोबिक मतलब इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन हम ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करते हैं और उससे हम एनर्जी मिलता है। एनारोबिक में इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन हम ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करते हैं और उससे एनर्जी मिलता है। तो यहाँ पे तीन अलग अलग किस दिया गया है। सबसे पहला है ईस्ट, दूसरा है मसल सेल्स, तीसरा है माइटोकॉन्ड्रिया। ये जो फास्ट प्रोसेस है, ग्लूकोज 6 मोलिकुलर ग्लूकोज कन्वर्ट हो रहा है 3 मोलिकुलर पायरुवेट में। ये सारी ऑर्गेनिज्म में मतलब कॉमन है, सारे तीन के तीन किस्में कॉमन है। और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ग्लाइकोलाइसिस, जो कि साइटोप्लाज्म में होता है। सबसे पहले ग्लूकोज कन्वर्ट हो रहा है पायरुवेट में, कहाँ पे, साइटोप्लाज्म में कन्वर्ट हो रहा है। 6 से 3 कार्बन मॉलिक्यूल में हो रहा है। उसके बाद पायरुवेट जाएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं ईस्ट की, ईस्ट सेल की। तो ईस्ट ईस्ट में जाएगा और ऑब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन देखो, मसल सेल्स और ईस्ट जो है ऑब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन है, सिर्फ एक ही में प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन है, वो है माइटोकॉन्ड्रिया। ओके, तो ईस्ट में क्या होगा, पायरुवेट जाएगा और वो कन्वर्ट हो जाएगा इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी। इथेनॉल कितने कार्बन मॉलिक्यूल है, 2 कार्बन मॉलिक्यूल है। नेक्स्ट आता है मसल सेल्स। मसल सेल में लैक ऑफ ऑक्सीजन में पायरुवेट जाएगा, उससे लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन होगा प्लस एनर्जी फॉर्मेशन होगा। और ये लैक्टिक एसिड क्या करता है, हमको थका देता है। जब भी हम कसरत करते हैं ना, तब हम थक जाते हैं क्योंकि लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन होता है और इसकी वजह से ही मोच आता है, क्रैम्प्स। सडन एक्शन, यहाँ पे लिखा है दिस बिल्डअप ऑफ लैक्टिक एसिड इन आवर मसल्स ड्यूरिंग सडन एक्टिविटी कॉजेस क्रैम्प्स। तो जो भी लैक्टिक एसिड्स क्या है हमारे बॉडी में जिससे फॉर्मेशन होगा, इसे सडन एक्टिविटी, ड्यूरिंग सडन एक्टिविटी, तुम अगर सडन कुछ एक्टिविटी कर दिए तो लैक्टिक एसिड सडन फॉर्मेशन हो जाएगा, तो क्रैम्प्स हो सकता है। तो हाउ क्रैम्प्स फॉर्मेशन टेक्स प्लेस, क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट नेक्स्ट यहाँ पे एटीपी ब्रेकडाउन के बारे में दिया है कि द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग सेलुलर रेस्पिरेशन इज इमीडिएटली यूज्ड टू सिंथेसिस। तो ग्लूकोज ब्रेकडाउन होने के बाद एनर्जी फॉर्मेशन हुआ, एनर्जी फॉर्मेशन होने के बाद एनर्जी कन्वर्ट हो गया एटीपी में। ATP, when ATP is breakdown, giving rise, ATP breakdown is giving rise to fixed amount of energy, which can drive the endothermic reactions. तो इससे क्या होगा, ATP जब ब्रेकडाउन होगा तब एक एनर्जी हमको मिलेगा, फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी मिलेगा जो कि 30.5 किलो जूल पर मोल होगा। और इस ये जो प्रोसेस है, तो ये प्रोसेस को हम एंडोथर्मिक प्रोसेस बोलते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। तो क्वेश्चन एमसीक्यू पूछ सकता है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शंस। एग्जांपल ऑप्शन में एटीपी ब्रेकडाउन हो सकता है, तो इसको ऐसे प्रैक्टिस करो। मतलब क्वेश्चन कहीं से भी बन सकता है, मतलब लाइन से ही बनेगा इतना गारंटी है। उसका बनने मतलब लैंग्वेज चेंज हो जाएगा, लेकिन मतलब तुम कंफ्यूज हो जाओगे कि क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है, तो इसलिए हर एक चीज को डीपली समझो, लाइन बाय लैंग्वेज से समझो। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि हाउ एटीपी ब्रेकडाउन टेक्स प्लेस, गिव विद प्रॉपर इक्वेशन। इक्वेशन को तुमको लिखना पड़ेगा, ये वाला इक्वेशन जो है वो अच्छे से याद कर लो। पहले जो है यहाँ पे लिखा है कि एटीपी इज द एनर्जी करेंसी फॉर मोस्ट सेलुलर प्रोसेस। द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन यूज्ड टू मेक एन एटीपी मॉलिक्यूल फ्रॉम एडीपी एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। तो एटीपी कैसे बनता है, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स से। कौन सा, एडीपी से, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल प्लस एडीपी। एडीपी मतलब एडेनोसिन डाइफॉस्फेट, एटीपी मतलब एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, मतलब 2 फॉस्फेट प्लस 1 फॉस्फेट मिलके एनर्जी यहाँ पे बहुत यूज होता है और इससे क्या बनता है, एटीपी बनता है। और जब हमारे बॉडी को एनर्जी चाहिए होता है, ये जो 3 फॉस्फेट है, वो 3 फॉस्फेट में से एक फॉस्फेट जब टूट जाता है, हमको कितना एनर्जी मिलता है, 30.5 किलो जूल पर एनर्जी मिलता है। उसके बाद एंडोथर्मिक प्रोसेस इज द सेल देन यूज दिस एटीपी टू ड्राइव द रिएक्शंस। उसके बाद एंडोथर्मिक प्रोसेस, इसको हम एंडोथर्मिक प्रोसेस बोलेंगे। व्हेन द टर्मिनल फॉस्फेट लिंकेज इन एटीपी ब्रोकन यूजिंग वाटर, द एनर्जी इक्विवेलेंट टू, देखो जो फॉस्फेट है वो टर्मिनल वाला फॉस्फेट ब्रेक डाउन होगा, मतलब 3 फॉस्फेट है, 1 2 3।
तो जो लास्ट के दो फॉस्फेट है ना, वो ही मतलब लास्ट वाले फॉस्फेट जो है वो ब्रेक डाउन होगा, टर्मिनल फॉस्फेट, लास्ट वाला फॉस्फेट। और इस प्राय ब्रोकन यूजिंग वाटर, तो व्हाट इज द रोल ऑफ वाटर इन एटीपी ब्रेकडाउन आ सकता है। तो वाटर हेल्प कर रहा है एटीपी को ब्रेकडाउन करने में, जिसकी वजह से कितना मोल एनर्जी रिलीज हो रहा है, 30.5 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिलीज हो रहा है। उसके बाद यहाँ पे लिखा है कि सिमिलरली एटीपी कैन बी यूज्ड इन द सेल्स, क्वेश्चन आ सकता है राइट एनी टू यूजेस ऑफ एटीपी। तो क्या क्या होता है, क्या क्या हो सकता है, यूज्ड इन द सेल्स फॉर द कंट्रैक्शन ऑफ मसल्स, मतलब अगर तुम रनिंग कर रहे हो एटीपी यूज होगा, प्रोटीन सिंथेसिस में एटीपी यूज होगा। उसके बाद कंडक्शन ऑफ नॉर्मल इम्पल्सेस में एटीपी यूज होगा। देखो अगर जो लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ रहा है ना, ये वाला पॉइंट वो मिस कर जाएगा, क्योंकि इतने सारे चीज जो है लाइन बाय लाइन में है, और यहाँ से क्वेश्चन आराम से एक दो बार बन सकता है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल्स एटीपी हेल्प्स। तो एग्जांपल में इनमें से कोई भी एक दे सकता है और पूछेगा कि किसमें एटीपी यूज हो रहा है। तो ये सारे एग्जांपल को याद कर लेना, कंडक्शन मसल्स, प्रोटीन सिंथेसिस, कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्सेस एंड मेनी अदर एक्टिविटीज। तो क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि हाउ एटीपी हेल्प्स, 2 मार्क, तो याद कर लेना। नेक्स्ट नेक्स्ट वो यहाँ पे बोल रहा है कि सिंस द एरोबिक रेस्पिरेशन पाथवे डिपेंड्स ऑन ऑक्सीजन, एरोबिक पाथवे जो है वो ऑक्सीजन से ही डिपेंड है, क्योंकि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में एनर्जी प्रोड्यूस होता है। तो प्लांट जो है वो एक्सटर्नल गैसेस इसके मतलब प्लांट्स में कैसे होता है एरोबिक, तो अगर प्लांट्स को एरोबिक रेस्पिरेशन करना है तो उसको ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए होगा, intake of oxygen. So ये external gases, sufficient intake of oxygen. We have seen that plants extend gases through stomata. वो पता है कि stomata के थ्रू वो gases extend करते हैं. And the large intercellular spaces, हम पीछे हम देखे थे वो डायग्राम, यहाँ पे स्पेसेस था, एयर स्पेसेस था, उसका मेन काम ये है कि लार्ज अमाउंट ऑफ एक्सटर्नल गैसेस वहाँ पे हो सके। तो इंटरसेलुलर स्पेसेस क्या करता है, एंश्योर्स दैट ऑल सेल्स आर इन कांटेक्ट विद एयर। क्वेश्चन आ सकता है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ इंटरसेलुलर स्पेसेस। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, ये हेल्प कर रहा है कि वो जो सेल है वो एयर के साथ कांटेक्ट में रहे, और इट हेल्प्स इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस। नेक्स्ट कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन आर एक्सचेंज बाय डिफ्यूजन हियर। तो यहाँ पे क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन जो है डिफ्यूजन के प्रोसेस में एक्सचेंज होते हैं। और कितना कार्बन डाइऑक्साइड जाना है, कितना ऑक्सीजन बाहर जाना है, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, एनवायरमेंटल फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है, प्लांट के नीड्स के ऊपर डिपेंड करता है। नेक्स्ट उसके बाद बोल रहा है कि when there is no photosynthesis occurring, CO2 elimination is the major exchange activity going on। मतलब जब कोई फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा है तो CO2 एलिमिनेशन होगा वहां पे, जैसे कि रात में होता है, रात में बोलते हैं ना कि पेड़ के नीचे मत रहो, CO2 आ रहा है, CO2 वहां पे रिलीज हो रहा है। तो वहां पे फोटोसिंथेसिस तो रात में हो नहीं पाएगा क्योंकि लाइट अवेलेबल नहीं है, तो वहां पे CO2 एलिमिनेशन हो जाता है। उसके बाद जो CO2 एलिमिनेट हुआ है, उसके बाद दिन में क्या होगा, दिन में फोटोसिंथेसिस होगा, फोटोसिंथेसिस होगा तो ऑक्सीजन रिलीज होगा। तो क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है कि हाउ प्लांट्स कॉम्पेंसेट CO2, मतलब जो CO2 रात में रिलीज हो गया था उस CO2 को वापस कैसे कॉम्पेंसेट करता है। मतलब जो देखो रात में क्या हो रहा है, रात में जब वो रेस्पिरेशन कर रहा है, रेस्पिरेशन में क्या होता है, ऑक्सीजन वो लेता है और CO2 छोड़ देता है। तो CO2 जो छोड़ रहा है ना, ये उसका भरपाई वो कैसे कर रहा है, वो सुबह कर रहा है, सुबह क्या कर रहा है, वो फिर से वो कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा है और ऑक्सीजन को छोड़ रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन बनेगा। तो उस वे में तुम प्रिपेयर करो कि when there is no photosynthesis occurring, CO2 elimination is the major exchange activity going on। तो रात में से CO2 एक्सचेंज होता है। During the day, CO2 generated during respiration is used up। तो जो CO2 जनरेट हुआ था रेस्पिरेशन ड्यूरिंग, वो यूज हो जाता है इसमें, फोटोसिंथेसिस में यूज हो जाता है। Hence there is no CO2 release, instead oxygen release is the major event at this time। तो रात में CO2 रिलीज नहीं होता, रात में CO2 रिलीज होता है, दिन में CO2 रिलीज नहीं होता, क्योंकि फोटोसिंथेसिस जब चलता है तो फोटोसिंथेसिस में CO2 में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और इस टाइम ऑक्सीजन रिलीज होता है, मतलब दिन में ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है, रात में CO2 रिलीज हो रहा है। तो हो गया। नेक्स्ट बात वो एनिमल्स पे आ रहा है, एनिमल्स में भी डिफरेंट ऑर्गन है, वो रेस्पिरेशन करते हैं। 2020 का क्वेश्चन है, मैंने जो यहाँ पे अंडरलाइन किया है, सिंस द अमाउंट ऑफ डिसॉल्व ऑक्सीजन इज फेयरली लो कंपेयर्ड टू द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन एयर। क्वेश्चन पूछा था व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म एंड एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म विद रिस्पेक्ट टू रेस्पिरेशन, क्या डिफरेंट होता है। तो एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, पानी में ऑक्सीजन की लेवल कम होता है, तो इसकी वजह से उनका जो ब्रीदिंग रेट है वो फास्टर होता है एज कम्पेरिजन टू टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स।
मतलब वो जल्दी, मतलब उनका अगर हम 1 मिनट में मतलब 80 बार 80 बार अगर हमारा धक धक हो रहा है, तो उनके वहाँ बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि उनके पास ऑक्सीजन की मात्रा कम है। तो उसके बाद इस वाले जो पैराग्राफ में वो सिर्फ ये दिया है कि मतलब हमारे अंदर क्या-क्या, मतलब कौन-सा ऑर्गन है, एल्वेओलाई है, ये सब हम इमेज के हेल्प से समझेंगे कि क्या-क्या है, वो डेलीकेट होता है, क्या होता है। उसके बाद द पैसेज इज आल्सो लाइन विथ म्यूकस व्हिच हेल्प्स इन दिस प्रोसेस, मतलब हमारे जो लंग्स में म्यूकस लाइन है जो कि हमको डस्ट से बचाता है। उसके बाद हमारे पास रिंग्स ऑफ कार्टिलेज है, हमारा जो विंड पाइप है, जो ट्रैकिया है उसमें रिंग्स ऑफ कार्टिलेज है। क्वेश्चन पूछ सकता है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रिंग्स ऑफ कार्टिलेज, तो इट हेल्प्स इन द इट प्रिवेंट कोलैप्स ऑफ ट्रैकिया विंड पाइप, तो ये विंड पाइप को कोलैप्स होने से बचाता है। नेक्स्ट, उसके बाद ये ब्राउन बॉक्स को पढ़ लेना कि तंबाकू से क्या इम्पैक्ट होता है। क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज द डिसएडवांटेज ऑफ तंबाकू, तो ये सब पढ़ लेना। हार्ट अटैक होता है, स्ट्रोक्स होता है, पल्मोनरी डिजीजेस होता है, कैंसर हो सकता है। उसके बाद मैं पहले से ही हाईलाइट कर दिया हूँ, जो भी नेमिंग है ना वो सुपर इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि वो नेमिंग से कुछ क्वेश्चन पूछता है। डायरेक्ट फंक्शन पूछ देगा, व्हाट विल हैपन अल्वेओलाई इज नॉट प्रेजेंट इन आवर बॉडी, व्हाट विल हैपन ब्रोंकाई इज नॉट प्रेजेंट इन आवर बॉडी, तो सबका फंक्शन पढ़ के जाओ। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं नेजल पैसेज, ये अलाउ करता है एयर को अंदर जाने में। नेक्स्ट ट्राकिया, ट्राकिया जो है वो इन पाइप है। माउथ कैविटी, फेरिंग्स, लारिंग्स, लैरिंग्स को हम वॉइस बॉक्स बोलते हैं। फेरिंग्स जो है ये एयर को अलाउ करता है अंदर जाने में। उसके बाद ट्रैकिया, ट्रैकिया में रिंग्स ऑफ कैटलिस होता है जो कि ये जो ट्रैकिया को सिकुड़ने में वो बचाता है, सिकुड़ने नहीं देता, वो फुला के रखता है। उसके बाद ये जो दो दो पार्ट देख रहे हो, दो पार्ट डिवाइड हो रहा है दो लंग्स में, उसको हम बोलते हैं ब्रोंक्यूल्स, सॉरी ब्रोंकाई बोलते हैं। ब्रोंकाई दो पार्ट में डिवाइड होता है, उसके बाद ब्रोंकाई अगेन डिवाइड होता है ब्रोंक्यूल्स में। उसके बाद आता है अल्वियोली, अल्वियोली में अल्वियोलर सैक होता है, सैक मतलब एक स्पेस जहाँ पे गैसेस ऑफ एक्सेंट्रिक्स गैसेस एक्सचेंज होता है। और देख रहे हो ये जो चिकन लेग पीस जैसा दिख रहा है अल्वियोलाई, इसमें जो है अ, जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंज होते हैं। डायफ्राम, डायफ्राम में क्वेश्चन आ सकता है अगर इनहेल में डायफ्राम फ्लैट होता है या वी शेप होता है, तो ये सब जो है मतलब इनहेल में वो ऐसा दिखेगा और एक्सेल में वो फ्लैट हो जाएगा। उसका रिब्स केस इनहेल लोग करोगे, रिब्स केस फूल जाएगा। एक्सेल करोगे तो एक नॉर्मल कंडीशन में आ जाएगा। लंग्स, जो लंग्स है, लंग्स का फंक्शन पता है, इट हेल्प्स इन एक्सचेंज ऑफ gases and make deoxygenated blood converted into oxygenated blood. अब क्वेश्चन पूछ सकता है कि हाउ रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस और हाउ alveoli हेल्प्स इन द रेस्पिरेशन, तो ये वाला फर्स्ट लाइन में तुम आंसर लिखोगे तो पैसेज डिवाइड्स इनटू स्मॉलर एंड स्मॉलर ट्यूब्स व्हिच फाइनली टर्मिनेट इनटू balloon like structures known as alveoli, और alveoli प्रोवाइड सरफेस वेयर एक्सचेंज गैसेस टेक्स प्लेस, मतलब alveoli जो है एक सरफेस प्रोवाइड करता है जहाँ पे एक्सचेंज गैसेस टेक्स प्लेस होता है। ब्राउन बॉक्स पढ़ लेना, स्मोकिंग इज इंजurious टू हेल्थ, जस्टिफाई बोल देगा। तो ये वाले लिखना कि इससे क्या होता है, स्मोकिंग जो है वो तुम्हारे जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जो सिलिया प्रेजेंट है, जो कि डस्ट पार्टिकल को रिमूव कर, डस्ट पार्टिकल को लंग्स में जाने से, सिलिया इज हेयर लाइक स्ट्रक्चर जो कि डस्ट पार्टिकल को हमारे लंग्स में जाने से रोकता है। तो इससे क्या होगा, अगर वो स्मोकिंग करने से सिलिया जो है मतलब डिस्ट्रॉय हो जाएगा। सिलिया अगर खत्म हो जाएगा तो सीधा जो भी तुम डस्ट अंदर लोगे वो सीधा लंग्स में चला जाएगा और उससे इन्फेक्शन होगा, कैंसर भी हो सकता है। तो लिख देना कि दैट्स व्हाई स्मोकिंग इज इंजurious टू हेल्थ। में जस्टिफाई वाला स्टेटमेंट जो है बहुत आता है, कोई भी एक लाइन उठाएगा और जस्टिफाई बोल देगा, इसलिए मैं बोलता हूँ कि एक एक लाइन जो है सीबीएसई ने ऐसा बनाया है कि एक एक लाइन से एक एक क्वेश्चन बनेगा, आगे सिर्फ वाई और हाउ लगा दो तो। नेक्स्ट आता है कि व्हेन वी ब्रीथ इन वी लिफ्ट आवर लिप्स एंड टाइटन आवर डायफ्राम, ये सब याद कर लेना। मतलब एमसीक्यू बन सकता है, व्हेन वी ब्रीथ इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन इज टेक्स प्लेस इन आवर बॉडी, तो जब हम ब्रीथ इन करते हैं हमारा जो रिब्स, हमारा रिब्स जो है लिफ्ट हो जाता है, मतलब ऊपर उठता है। एंड फ्लैटन आवर डायफ्राम, हमारा डायफ्राम जो है जो पहले उल्टा वी शेप का था वो फ्लैट हो जाता है। और एंड द चेस्ट कैविटी बिकम लार्जर, जब हवा अंदर जाएगा तो क्या होगा, तुम्हारा चेस्ट फूल जाएगा।
As a result, okay, because of this, air is sucked into the lungs and fills the expanded alveoli. इसके इसके वजह से क्या होगा, एयर जो है वो लंग्स के अंदर चला जाएगा एंड ये किसको फिल करेगा, अल्वेलाई को फिल करेगा, जहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बाहर आ जाएगा और ऑक्सीजन जो है ब्लड कैपिलरी के थ्रू अंदर चला जाएगा। नेक्स्ट नेक्स्ट वो बोल रहा है कि ड्यूरिंग द ब्रीदिंग साइकिल व्हेन एयर इज टेकन इन एंड लेट आउट द लंग्स ऑलवेज कंटेन रेसिडुअल वॉल्यूम। रेसिडुअल वॉल्यूम से अब तक क्वेश्चन नहीं पूछा है, ये वाले एग्जाम में रेसिडुअल वॉल्यूम से पूछने का क्वेश्चन 90% चांस है कि रेसिडुअल वॉल्यूम से क्वेश्चन पूछेगा। हाउ रेसिडुअल वॉल्यूम हेल्प्स। तो रेसिडुअल वॉल्यूम दो चीज हमें हेल्प करता है। इट गिव सफिशिएंट टाइम। रेसिडुअल वॉल्यूम, रेसिडुअल मतलब जो बचा है, जो बचा कुचा एयर है, मतलब तुम्हारे, तुम जब सांस लेते हो, मान लो कि तुम 100 सांस लिया, मतलब तुम 100 एयर लिया, मान लेते हैं 100 एयर लिया तुम्हारे, तुम अपने बॉडी के अंदर, 100 एयर में 100 कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होगा, सॉरी 100 ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा। 100 ऑक्सीजन एक साथ ऑक्सीजन नहीं होगा, कुछ ऑक्सीजन जो है वो वेट करेगा, ताकि पहले जो है जितने भी, मतलब 100 में से 50 ऑक्सीजन वेट करेंगे कि पहले 50 जो लाइन में लगे हैं वो पहले एक्सचेंज हो जाएं, उनके बाद हम जाएंगे। इससे क्या होता है, मतलब जो, मतलब बचा कुचा, मतलब सारा जब भी तुम एयर लेते हो सारा एयर एक साथ एक्सचेंज नहीं होता, कुछ एयर वेट करते हैं तुम्हारे लंग्स में, वेट करते हैं। और इस वेट, इससे क्या हेल्प मिलता है, सो दैट देयर इज सफिशिएंट टाइम फॉर ऑक्सीजन टू बी एब्जॉर्ब। तो इससे हम ऑक्सीजन एब्जॉर्ब हो सके, मतलब अगर सब सब अगर एक साथ चले जाएंगे तो एब्जॉर्ब उतना एफिशिएंटली नहीं हो सकता, इसलिए कुछ ऑक्सीजन वेट करते हैं ताकि पहले कुछ ऑक्सीजन एब्जॉर्ब हो जाए। मतलब अगर तुम किसी डॉक्टर के पास गए हो और वहाँ पे 100 लोग हैं, और 100 लोग अगर सब बोलेंगे जल्दी 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 बोलेंगे, तो डॉक्टर अच्छे से ट्रीटमेंट नहीं कर पाएगा, तो टाइम लगेगा, ठीक है? डॉक्टर को टाइम लगता है उस पेशेंट को मतलब ट्रीटमेंट करने में। सिमिलरली यहाँ पे भी एक साथ जल्दी जल्दी सब कुछ नहीं होता है, यहाँ पे टाइम लगता है ऑक्सीजन एब्जॉर्ब होने में। तो यहाँ पे लिखा है कि ऑक्सीजन टू बी एब्जॉर्ब, इट गिव्स सफिशिएंट टाइम फॉर ऑक्सीजन टू बी एब्जॉर्ब एंड फॉर द कार्बन डाइऑक्साइड टू बी रिलीज्ड। और यहाँ पे जो है टाइम देता है, इट गिव्स टाइम टू फॉर, इट गिव्स टाइम फॉर ऑक्सीजन टू बी एब्जॉर्ब, ऑक्सीजन एब्जॉर्ब होने में हेल्प करता है, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करना है। दूसरा अपन क्या लिख सकते हैं, इट ऑल्सो इन्फ्लेट द लंग्स। जो वेट करता रहता है ना, इस वेट करने से, जो एयर वेट कर रहा है, इस वेट एयर की वजह से जो है तुम्हारा जो लंग्स है वो फुला हुआ होता है, फूल जाता है, नहीं तो सब लंग्स जो है सिकुड़ जाता है। तो 2 पॉइंट लिख सकते हो, उससे ऐसा आने की प्रोबेबिलिटी है। उसके बाद तुम ऑक्सीजन तो ले गए, ऑक्सीजन को अब इतने 37.2 ट्रिलियन सेल्स के पास पहुंचाना है, मतलब 37 लाख करोड़ सेल के पास पहुंचाना है। तो कौन पहुंचाता है, टैक्सी का काम कौन करता है, एक पिगमेंट होता है, उस पिगमेंट का नाम है हेमोग्लोबिन। बात करेंगे तो यहाँ पे लिखा है, और क्वेश्चन आ सकता है व्हाई वी नीड हेमोग्लोबिन। तो आंसर फर्स्ट लाइन में है कि when the body size of animal is large, the diffusion pressure alone cannot take care of oxygen delivery to all parts of the body। देखो जो इनिशियल ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके पास सिर्फ एक ही सेल होता है, आराम से वो हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन में ऑक्सीजन चला जाएगा। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे सेल हैं, जैसे टिश्यू बना है, उसके बाद ऑर्गन बना है, ऑर्गन सिस्टम बना है। तो हर एक सेल के पास अगर डिफ्यूजन से अगर तुम पहुंचाना चाहोगे तो इस 3 साल लग जाएगा। तो इसीलिए हमारे पास एक प्रॉपर पिगमेंट है जो कि हेमोग्लोबिन है, जो कि तुरंत वो जो है ऑक्सीजन को हर एक सेल में पहुंचा देता है। तो तुम ऐसे याद कर सकते हो कि हेमोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन को डेवलप करता है, और हेमोग्लोबिन मतलब ओला जैसे काम करता है, ऑक्सीजन को अपने ओला में बैठाता है और हर एक सेल में उसको पहुंचाता है। उसके बाद दिस पिगमेंट इज प्रेजेंट इन द रेड ब्लड सेल्स। तुमको तो पता है कि रेड ब्लड सेल्स में हेमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। कार्बन डाइऑक्साइड इज मोर soluble इन वाटर। उसके बाद डिफरेंस पूछ सकता है, व्हाट इज द हाउ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट टेक्स प्लेस इन आवर बॉडी। तो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कौन करता है, रेस्पिरेटरी पिगमेंट हेमोग्लोबिन करता है। कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट कौन करता है, प्लाज्मा करता है। क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। कार्बन डाइऑक्साइड इज मोर soluble इन वाटर देन ऑक्सीजन एंड hence is mostly transported in the dissolved form in our blood। हमारे ब्लड में कौन सबसे ज्यादा ट्रांसफर होता है, कार्बन डाइऑक्साइड डिजल फॉर्म में ट्रांसफर होता है। क्योंकि हमारे ब्लड का कंपोनेंट क्या क्या, ब्लड किस चीज से बना है, 3 चीज से बना है, प्लाज्मा 55%, प्लेटलेट्स 44% समथिंग, एंड 1% ब्लड सेल होता है। तो जो प्लाज्मा है ना, वो प्लाज्मा बेसिकली वाटर ही है, और CO2 जो है वो वाटर से बहुत अच्छे से सॉल्युबल हो जाता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड को कोई पिगमेंट ट्रांसफर नहीं करता, कार्बन डाइऑक्साइड आराम से डिजल्व हो जाता है। डिजल्व फॉर्म ट्रांसफर, देखो यहाँ पे ऑक्सीजन डिजल्व नहीं हो रहा किसी के साथ,
ऑक्सीजन को कैरी कर रहा है, हेमोग्लोबिन कैरी कर रहा है, प्लस हेमोग्लोबिन के पास मतलब कैरी कर रहा है, उसके बाद लेकिन प्लाज्मा में डिजोल्व हो रहा है कौन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसलिए यहाँ पे लिखा है, एमसीक्यू आ सकता है, व्हिच सब्सटेंस ट्रांसपोर्टेड मोस्टली ट्रांसपोर्टेड इन द डिजल्ट फ्रॉम इन आवर ब्लड, कौन सा ऐसा सब्सटेंस है जो कि हमारे बॉडी में डिजल्ट फॉर्म में ट्रांसफर होता है। आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे देखो लिखा है कि आरएनट यू ग्लैड दैट वी हैव हेमोग्लोबिन, हमको ग्रेटफुल होना चाहिए हेमोग्लोबिन को, क्योंकि हमारे पास हेमोग्लोबिन है, इसलिए ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट जो है अच्छे से हो पा रहा है। और इंडेक्स क्वेश्चन देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि व्हाट एडवांटेजेस ओवर एन एक्वाटिक ओवन टेस्ट ऑर्गेनिज्म, बोला था 2020 में आया था, यहाँ से पूछा था, इंडेक्स क्वेश्चन को कॉपी पेस्ट कर दिया था, इसलिए मैं बोल रहा हूँ जो जो मैं बोल रहा हूँ उसको सीरियसली लो और लाइन बाय लाइन को सीरियसली लो। क्वेश्चन डायरेक्ट लाइन बाय लाइन आता है, एग्जाम जब खत्म होगा तब मिला के भी देख सकते हो, वो एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन पूछता है, क्योंकि सीबीएसई एनसीईआरटी को फॉलो करेगा थोड़ी, वो ऑल इन वन या एसचान को फॉलो करेगा, कि जो उसने लिखा है उसको ही फॉलो करेगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या पूछा था, अभी बोला था कि एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म और टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म में क्या डिफरेंस है रेस्पिरेशन को लेके। एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, वो ब्रीथिंग रेट फास्ट होता है, क्योंकि पानी में ऑक्सीजन लेवल जो है वो कम रहता है, इसलिए वो उनका ब्रीथिंग रेट फास्ट होता है। और टेरेस्ट्रियल में क्या होगा, हमारे पास ऑक्सीजन अच्छे से अवेलेबल है, तो हम अच्छे से आराम आराम से ब्रीथिंग करेंगे, हमको उतना जल्दी है नहीं, क्योंकि हमारे पास ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में अवेलेबल है। सेकंड क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट आर द डिफरेंट वेज इन व्हिच ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज्ड टू प्रोवाइड एनर्जी इन वेरियस ऑर्गेनिजम्स। वो तीन जो अलग अलग हिस्से है, ईस्ट सेल, मसल सेल्स एंड माइटोकॉन्ड्रिया, तीनों के बारे में पूछा है। आई होप तुम आंसर दे सकते हो इसका। नेक्स्ट, हाउ इज ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट टू इन ह्यूमन, अभी बोला था ऑक्सीजन को हेमोग्लोबिन ट्रांसपोर्ट करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को ब्लड में डिजल फॉर्म में ट्रांसफर होता है, ब्लड में मतलब प्लाज्मा में ट्रांसफर होता है। और तुम एक पॉइंट लिख सकते हो कि व्हाई कार्बन डाइऑक्साइड नॉट ट्रांसपोर्टेड बाय द एनी पिगमेंट, क्वेश्चन पूछ सकता है कि ऑक्सीजन को तो एक पिगमेंट लेके जा रहा है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड को कोई पिगमेंट क्यों नहीं लेके जा रहा है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो है ज्यादा डिजल्व हो जाता है वाटर के साथ, एंड ब्लड प्लाज्मा ब्लड इज composed of water and plasma contain protein that binds to carbon dioxide. That's why carbon dioxide uh, transport in the digital form. इस लिख सकते हो। नेक्स्ट, हाउ आर द लंग्स डिजाइन इन ह्यूमन बींग्स टू मैक्सिमाइज द एरिया फॉर एक्सटर्नल गैसेस, अभी बोला था अल्वियोलाई, अल्वियोलाई की वजह से जो है वो क्या होता है, एक्सटर्नल गैसेस हेल्पफुल हो सकता है। तो ये जो ऊपर जो ब्राउन बॉक्स है ना, इस ब्राउन बॉक्स में एक एरिया भी, मतलब कितना एरिया एक्सपांड होता है वो भी दिया है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि इफ द alveolar surface are spread out it will cover the 80 मीटर स्क्वायर, तो ये वाला पॉइंट में लिख सकते हो। नेक्स्ट आता है द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स, ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे देखो एक्टिविटी को छोड़ना नहीं है, यहाँ पे एक्टिविटी में हेमोग्लोबिन के बारे में बात किया गया है, तो मैं एक हाईलाइट किया हूँ एक पॉइंट, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, इज देयर एनी डिफरेंस इन द हेमोग्लोबिन लेवल्स फॉर मैन एंड वुमेन, क्या डिफरेंस होता है मैन और वुमेन के हेमोग्लोबिन। हाँ डिफरेंस होता है, मैन में थोड़ा ज़्यादा होता है, क्योंकि वुमेन में जो है वो पीरियड्स होता है, तो पीरियड्स में ज़्यादा ब्लड लॉस होने के कारण हेमोग्लोबिन भी उनकी बॉडी में थोड़ा कम होता है। तो क्वेश्चन आ सकता है व्हाई देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द हेमोग्लोबिन लेवल्स फॉर मैन एंड वुमेन, तो लिख सकते हो कि वुमेन्स आर पीरियड इन ईच मंथ एंड इन पीरियड्स क्या होता है, ब्लड डिस्चार्ज टेक्स प्लेस so that they lose large amount of blood so that they contain low hemoglobin as comparison to men। तो मैन में कितना होता है वैल्यू, में वैल्यू पूछने की चांस बहुत कम है, वो ऐसे एनालिटिकल क्वेश्चन पूछेगा वैल्यू। फिर भी जान लो कि मैन में जो है वो 13.6 से 16.6 के बीच में रहता है, और जो वुमेन में जो है वो 11.6 से 15 ग्राम तक रहता है। यहाँ पे मेजर हम किससे करते हैं, ग्राम पर डेसीलीटर में करते हैं। इतना जानने की जरूरत नहीं है, तुम सिर्फ इतना जानो कि क्यों कम है क्यों ज्यादा है। ओके, नेक्स्ट, यहाँ पे वो बोल रहा है कि प्लाज्मा ब्लड क्या क्या ट्रांसफर करता है, इंपोर्टेंट है। प्लाज्मा ट्रांसपोर्ट फूड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजनस वेस्ट इन डिजल फॉर्म, ऑक्सीजन इज कैरिड बाय रेड ब्लड सेल्स, अभी पढ़े। many other substances like salts are also transported by the blood, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है in blood what are the materials that is transported by blood। तो और अब तुम सबको तो पता होगा कि ब्लड इज ए कनेक्टिव टिश्यू। नेक्स्ट के बाद हार्ट आ गया, हार्ट में देख लो एक ब्लू वाला पार्ट, दूसरा है रेड वाला पार्ट।
ब्लू वाले पार्ट में कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड है, रेड वाले पार्ट में O2 वाला ब्लड है। तो O2 और CO2 वाला ब्लड को सेपरेट करना जरूरी होता है, क्योंकि इससे ऑक्सीजन एफिशिएंसी बढ़ जाता है। क्वेश्चन आता है व्हाई देयर इज अ नीड ऑफ सेपरेशन बिटवीन ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तुम लिखोगे इट हेल्प्स इन इंक्रीज ऑफ एफिशिएंसी। तो वेना कवा दो तरह का होता है, एक सुपीरियर एक इन्फीरियर। और इसके बारे में हम नीचे वाला डायग्राम से हम जानने की कोशिश करेंगे। तो हमने रेस्पिरेशन में पढ़ा कि हमारे जब जब एनर्जी प्रोड्यूस होगा हर सेल में, तब तब CO2 भी प्रोड्यूस होगा। तो यहाँ पे जो नीचे वाला पार्ट है, नीचे वाला जो लिखा है कि कैपिलरीज इन बॉडी ऑर्गन्स अपार्ट फ्रॉम लंग्स, मतलब यहाँ पे क्या कर रहा है, ऑर्गन्स में जो भी CO2 प्रोड्यूस हो रहा है वो CO2 को ये जो इसको बोलते हैं इन्फीरियर वेना कवा। और अपर वाले जो ब्लू वाला पार्ट देख रहे हो इसको हम बोलते हैं सुपीरियर वेना कवा। तो इन्फीरियर वेना कवा नीचे वाले पार्ट से जितने भी CO2 प्रोड्यूस हो रहे हैं उसको लेके आएगा वेना कवा में, लेफ्ट एट्रियम में। सिमिलरली ऊपर में जितने भी CO2 प्रोड्यूस हो रहे हैं वो सब लेके आएगा सुपीरियर वेना कवा टू द हार्ट। तो उसके बाद वेना कवा लेके आया CO2 वाला ब्लड, तो उसके बाद लेफ्ट एट्रियम, सॉरी राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, उसके बाद पल्मोनरी आर्टरी में जाएगा लंग्स में। लंग्स में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है ऑक्सीजनेटेड होगा, उसके बाद वो फिर से चला आएगा बाय द हेल्प ऑफ पल्मोनरी वेन टू फ्रॉम लंग्स टू द हार्ट। उसके बाद लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, और लेफ्ट वेंट्रिकल जो है वो पंप आउट करेगा बाय द हेल्प ऑफ एओर्टा टू द ऑल बॉडी पार्ट्स। तो इन दिस वे जो है वो सर्कुलेशन ऑफ ब्लड टेक्स प्लेस इन आवर बॉडी। तो यहाँ पे एक लाइन लिखा है कि सिंस वेंट्रिकल्स हैव टू पंप ब्लड इनटू वेरियस ऑर्गन्स दे हैव थिकर मस्कुलर वॉल्स देन द आर्टरिया डू। तो क्वेश्चन पूछेगा व्हाई वेंट्रिकल्स हैव थिकर मस्कुलर वॉल्स देन आर्टरिया। तो तुम बोलोगे कि वेंट्रिकल्स जो पंप, मतलब लास्ट में कौन पंप कर रहा है, कि जो लेफ्ट वेंट्रिकल्स तो पंप कर रहा है ना, मतलब जो देखो वेंट्रिकल्स ही पंप कर रहे हैं। यहाँ पे सबसे पहली बात, जो लंग्स को कौन पंप कर रहा है, ये जो राइट वेंट्रिकल पंप कर रहा है, तब जाके लंग्स में जा रहा है बाय द पल्मोनरी आर्टरी। उसके बाद जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, उसके बाद कौन पंप कर रहा है, ये जो लेफ्ट वेंट्रिकल है वो पंप कर रहा है। तो टू द ऑल बॉडी पार्ट्स बाय द हेल्प ऑफ एओर्टा वो ऑल बॉडी पार्ट्स जा रहा है। तो जो पंप करेगा वो बहुत प्रेशर के साथ पंप करेगा। अगर वो जो वाल जो है वो थीन होगा, पतला होगा, तो फट जाएगा, इतना प्रेशर संभाल नहीं पाएगा। इसीलिए जो वेंट्रिकल का जो वाल है वो थिक होता है। आई होप समझ में आ गया होगा। उसके बाद यहाँ पे लिखा है कि valves ensure that blood does not flow backwards। तो यहाँ पे देखो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में एक वाल्व है, उसका नाम है ट्राइकस्पिड वाल्व। उसके बाद लेफ्ट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में एक वाल्व है, उसका नाम है बाइकस्पिड वाल्व। ये वाल्व का काम क्या है, वाल्व जो है वो इट प्रिवेंट्स द बैकफ्लो ऑफ द ब्लड। तो क्वेश्चन आए व्हाट इज द फंक्शन ऑफ वाल्व, तो लिख सकते हो इट है, इससे क्या होगा, बैकफ्लो नहीं होगा। नेक्स्ट आता है ऑक्सीजन एंटर्स द ब्लड ऑफ द लंग्स। ब्लड इन द लंग्स, ऑक्सीजन जब एंटर करता है लंग्स में, तब क्या क्या होता है देखो, सेपरेशन। देखो मैंने पहले बोला था सेपरेशन हो गया है हमारे हार्ट में, एक साइड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, दूसरा साइड ऑक्सीजनेटेड ब्लड। दिस इज यूजफुल इन एनिमल्स दैट हैव हाई एनर्जी नीड्स। तो इससे क्या होगा, जितना एफिशिएंटली ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होगा उतना एफिशिएंटली एनर्जी प्रोड्यूस होगा। जितना एफिशिएंटली एनर्जी प्रोड्यूस होगा उतना अच्छे से हम अपना टेम्परेचर को जो है वो रेगुलेट कर सकते हैं। जैसे कि हम अपने टेम्परेचर को कांस्टेंट मेंटेन करते हैं 37 डिग्री सेल्सियस, लेकिन बहुत सारे एनिमल्स ऐसे हैं जो अपने टेम्परेचर रेगुलेट मेंटेन नहीं कर सकते, एम्फीबियंस जितने हैं। तो ऐसा क्यों होता है, तो टेम्परेचर रेगुलेशन करने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए, और ज्यादा एनर्जी के लिए ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए, क्योंकि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ग्लूकोज ब्रेकडाउन हो रहा है एनर्जी फॉर्म में। तो इसीलिए हमको ऑक्सीजनेटेड ब्लड और कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड को सेपरेट करना जरूरी है, ताकि ऑक्सीजन ज्यादा हमको मिल सके। लेकिन जिसमें ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड थोड़ा बहुत मिक्स है, उसमें उतना एफिशिएंटली उनको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, और ऑक्सीजन उतना अच्छे से नहीं मिलेगा तो एनर्जी भी उतना अच्छे से प्रोड्यूस नहीं होगा। तो यही लिखा है इन एनिमल्स दैट डू नॉट यूज एनर्जी फॉर दिस पर्पस द बॉडी टेम्परेचर डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर इन द एनवायरनमेंट। तो जो भी ऑर्गेनिज्म अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर पाते, वो जो है सच एज बर्ड्स एंड मैमल्स। तो तो दिस इज यूजफुल एनिमल दैट, हाँ, तो जो बॉडी टेम्परेचर उनको रेगुलेट करते हैं बर्ड्स एंड मैमल्स। एक होता है ना वार्म ब्लडेड एनिमल्स, दूसरा होता है कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। बर्ड्स एंड मैमल्स क्या हो गया, वार्म ब्लडेड एनिमल मतलब वो अपना टेम्परेचर रेगुलेट कर पा रहे हैं। जो कोल्ड ब्लडेड है वो कौन है, थ्री चैम्बर्ड हार्ट वाले हैं, जिनके पास रेप्टाइल्स हो गया, अम्फीबियंस हो गया, ये सब जो है वो अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर पाते, इसलिए हम उसको कोल्ड ब्लडेड एनिमल बोलते हैं। और वो रेजिस्ट कर लेते हैं सम मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। उसके बाद फिश जो है, फिश में दो चैम्बर ऑफ हार्ट है,
ये भी याद कर लेना किस किस में 4 चैम्बर है, किस किस में 3 चैम्बर है, किस किस में 2 चैम्बर है। वो डायरेक्ट पूछ देगा, गिव एन एग्जांपल ऑफ 3 चैम्बर हार्ट। तो यहाँ पे लिख सकते हो एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स। और वो सिर्फ एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स ना देख के एम्फीबियंस का एग्जांपल पूछ देगा, एक एम्फीबियंस का नाम दे देगा और बोलेगा कि ये इसके पास 3 है या 4 है, कुछ भी मॉडिफाई करके वो कुछ पूछेगा। डायरेक्ट क्वेश्चन एक्सपेक्ट मत करो, स्टार्टिंग से बोल रहा हूँ। क्वेश्चन घुमा के आता है, ऐसे तुमको लगता है कि कहीं और से पूछा है, बाहर से पूछा है, लेकिन बाहर से कभी नहीं पूछता, सिर्फ ऐसी वो लाइन से ही पूछता है। लेकिन तुमको उसका क्वेश्चन का जो लैंग्वेज है वो चेंज कर देता है, जिसके लिए तुमको लगता है कि हाँ बाहर से पूछा है। उसके बाद किसमें कैसे ट्रांसफर होता है ब्लड। यहाँ पे वो डबल सर्कुलेशन सिंगल सर्कुलेशन का डिफरेंस पूछ सकता है, डिफरेंस क्या है। तो जिसके पास 2 चैम्बर हार्ट है उनके उनके पास तो डबल सर्कुलेशन नहीं होगा, लेकिन हमारे यहाँ डबल सर्कुलेशन हो रहा है। एक बार जो है वो लंग्स को जा रहा है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेट होने में, उसके बाद वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर से आ रहा है हार्ट को, और फिर से वो बॉडी बाय द एओर्टा बॉडी को जा रहा है। तो 2 बार सर्कुलेशन हो रहा है हमारे बॉडी में, क्योंकि हमारे पास 4 चैम्बर हार्ट है, लेकिन इसमें 2 चैम्बर हार्ट है। तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे जो है उसका गिल्स जो है वो हेल्प करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड पानी से लेने में। ओके, ऑक्सीजन लेने में। नेक्स्ट ब्राउन बॉक्स। नेक्स्ट है ब्राउन बॉक्स। पिछले साल हेमोडायलिसिस से क्वेश्चन पूछा था, इस पर ब्लड प्रेशर से क्वेश्चन पूछ सकता है। यहाँ पे लिखा है कि व्हाट इज ब्लड प्रेशर, सीधा पूछ देगा। द फोर्स दैट ब्लड एक्सर्ट्स अगेंस्ट द वॉल ऑफ वेसल्स इज कॉल्ड ब्लड प्रेशर। ये जो प्रेशर जो है, दिस प्रेशर इज मच ग्रेटर देन इन आर्टरीज देन वेन्स। तो ये जो प्रेशर है वो आर्टरी में ज्यादा रहता है, क्योंकि आर्टरी ब्लड को ट्रांसफर करता है ऑल बॉडी पार्ट्स में। द प्रेशर ऑफ ब्लड इनसाइड द आर्टरी ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर सिस्टोल, देखो सिस्टोल मतलब कॉन्ट्रैक्शन, जब तुम्हारा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है तब उसको बोलते हैं सिस्टोल, जब रिलैक्स होता है उसको बोलते हैं डायस्टोल। सिस्टोलिक प्रेशर 120 है, डायस्टोलिक प्रेशर 80 है, 80 mmHg। तो the normal systolic pressure is about 120 mmHg and diastolic pressure is 80 mmHg। तो यहाँ पे कुछ डायग्राम दिया है, इस डायग्राम का मीनिंग क्या है। जब भी डॉक्टर तुम्हारा ब्लड प्रेशर चेक करता है, वो क्या करता है, एक ऐसे कवर तुम्हारे हाथ में टाइटली कवर कर देता है, उसके बाद वो हाई प्रेशर देता है। देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे जो थर्मोमीटर है वहाँ पे देखो 120 से ऊपर है, मतलब 180 वाला प्रेशर दिया है। वो इतना प्रेशर में पूरा ब्लड चुक है, तो ब्लड नीचे नहीं आ रहा। अब वो क्या करेगा, धीरे धीरे प्रेशर को कम करेगा। यहाँ पे सेकंड थर्ड वाला डायग्राम देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे सेकंड वाला डायग्राम में 120 के ऊपर था, थर्ड वाला डायग्राम में जो लेवल है वो 120 है। तो यहाँ पे वो क्या करेगा, कैसे वो पता चलेगा कि उसका सिस्टोल, तुम्हारा सिस्टोल कितना है। वो धीरे धीरे छोड़ने लगेगा। जैसे छोड़ेगा जहाँ पे, और अब और क्या करेगा, वो स्टेथोस्कोप से सुनेगा। पहले टाइट कर देगा तुम्हारे हाथ को, उसके बाद वो धीरे धीरे छोड़ेगा प्रेशर। अब जहां से उसको पहला आवाज सुनाई दिया वो हो जाएगा सिस्टोल का प्रेशर। अगर मान लो वो 180 प्रेशर में तुम्हारे हाथ को चुप कर दिया और धीरे धीरे वो छोड़ेगा 170, 160, 150, 140, मान लो कि 140 में तुम्हारे उसके स्टेथोस्कोप में टक टक आवाज सुनाई देता है, तो जान जाएगा कि इसका जो सिस्टोलिक प्रेशर है वो 40 है। उसके बाद वो फिर से नीचे छोड़ेगा, लास्ट डायग्राम को देखो, वो पूरा नीचे छोड़ दिया। अब नीचे छोड़ता जाएगा 140, 130, 120, 110, 100, 90। अब मान लो कि 90 में उसको आवाज सुनाई नहीं दिया, जहाँ पे आवाज सुनाई नहीं दिया वो हो जाएगा डायस्टोलिक प्रेशर, जहाँ पे आवाज सुनाई दिया वो हो जाएगा सिस्टोलिक प्रेशर। ऐसे वो डिसाइड करता है कि कौन सा सिस्टोलिक प्रेशर है, कौन सा डायस्टोलिक प्रेशर है। ना समझ में, आई थिंक आप सबको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आता है ब्लड प्रेशर किस किस इंस्ट्रूमेंट से मेजर किया जाता है, स्पिग्मोमैनोमीटर, सबको पता है। हाई ब्लड प्रेशर इज कॉल्ड हाइपरटेंशन, क्वेश्चन आ सकता है व्हाट इज हाइपरटेंशन। तो हाई ब्लड प्रेशर को हम हाइपरटेंशन भी बोलते हैं। ये किस लिए, व्हाई इट इज कॉज, क्यों कॉज होता है, बाय द कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ आर्टेरियोल्स व्हिच रिजल्ट्स इन इंक्रीज्ड रेजिस्टेंस ऑफ ब्लड फ्लो। तो जब, मतलब आर्टरी में किसी भी कारण की वजह से, जैसे कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, कुछ भी कारण की वजह से ब्लड अगर जा नहीं पाएगा, तो इससे क्या होगा, एक ज्यादा प्रेशर क्रिएट होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, हमारे ब्लड में ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर हो जाएगा। इट कैन लीड टू द रप्चर ऑफ आर्टरी एंड इंटरनल ब्लीडिंग। तो इससे क्या हो सकता है, तुम्हारा आर्टरी जो रप्चर हो जाएगा और इंटरनल ब्लीडिंग भी हो सकता है। नेक्स्ट आता है द ट्यूब्स ब्लड वेसल्स, सबसे मतलब अंडर एस्टिमेट पार्ट, मतलब तुम सोचते हो कि ये वाला चैप्टर, ये वाले टॉपिक से आएगा नहीं, क्वेश्चन छोड़ के चले जाते हो, क्वेश्चन ऐसे। ब्लड वेसल्स तीन तरह का होता है, आर्टरी, वेन्स एंड कैपिलरीज। आर्टरी जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है, इट कैरी अवे फ्रॉम द हार्ट, यहाँ पे लिखा है ना, कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, आर्टरीज।
टू वेरियस ऑर्गन्स और वेन्स कैरी टुवर्ड्स द हार्ट। ये सब याद कर लो। उसके बाद आर्टरी कौन सा ब्लड कैरी करता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। वेन्स कैरी कौन सा ब्लड करता है? कैरी करता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। लेकिन एक्सेप्शन होता है। अगर मैं आर्टरी या वेन के आगे पल्मोनरी लगा दिया तो वो अपोजिट हो जाएगा। आर्टरी कौन सा ब्लड कैरी करता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अगर मैं आगे पल्मोनरी लगा दिया तो अपोजिट हो जाएगा, CO2 ब्लड कैरी करेगा। लेकिन एक एक्सेप्शन है सब में, मतलब पल्मोनरी वेन उल्टा करेगा। मतलब पल्मोनरी वेन जो है वेन का उल्टा करेगा। वेन क्या करता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है। लेकिन पल्मोनरी वेन जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है, करेगा। कहाँ से लेके आएगा? याद करो, लंग्स से लेके कौन आता है? पल्मोनरी वेन लेके आता है हार्ट में। तो ये सब याद करो। ये सब ऐसे माइंड में याद कर लो कि आर्टरी O2 लेता है, पल्मोनरी आर्टरी CO2 ब्लड लेता है। वेन CO2 ब्लड लेता है, पल्मोनरी वेन O2 ब्लड लेता है। ऐसे तो हर जगह तुमको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट, यहाँ पे और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। दे डू नॉट नीड थिक वॉल्स बिकॉज देखो यहाँ पे लिखा है वेन्स कलेक्ट द ब्लड फ्रॉम द डिफरेंट ऑर्गन्स एंड ब्रिंग इट माय हार्ट। ओके, हार्ट आर्टरीज हैव थिक, यहाँ पे लिखा है आर्टरीज हैव थिक एंड इलास्टिक वॉल्स। क्वेश्चन पूछ देगा कि कौन सा वेसल्स होता है जो कि थिक होता है, मोटा होता है? तो आर्टरीज है थिक वॉल्स। याद करो अच्छे से। उसके बाद क्यों थिक होता है? क्योंकि ये ऑल बॉडी पार्ट्स में ट्रांसफर कर रहा है ब्लड को। देखो यहाँ पे लिखा है कि सिंस द ब्लड इमर्जेस फ्रॉम द हार्ट अंडर हाई प्रेशर, इसलिए इसका जो वॉल है वो थिक है। लेकिन वैन से क्या करता है? वैन जो है वो ब्लड को कलेक्ट कर रहा है, कलेक्ट द ब्लड फ्रॉम डिफरेंट ऑर्गन्स एंड ये कलेक्ट कर रहा है और कुछ नहीं कर रहा। लेकिन आर्टरी जो है वो उतना प्रेशर को हैंडल कर रहा है और बॉडी पार्ट्स में उसको जो है वो ट्रांसफर कर रहा है। ओके, नेक्स्ट, the smallest vessels have walls which are one cell thick and are called capillaries. तो smallest vessel को हम बोलते हैं capillaries। उसके बाद exchange of material between the blood and surrounding cells takes place across this thin wall. Question direct पूछेगा what is capillaries? The smallest vessels have walls which are one cell thick and are called capillaries. It helps to connect the veins and arteries। वेन और आर्टरी को कौन कनेक्ट करता है? कैपिलरीज कनेक्ट करता है। उसके बाद यहाँ पे जो रेड कलर में जो हाईलाइट किया गया है वो इंपॉर्टेंट है। एक्सटर्नल मटेरियल बिटवीन द ब्लड एंड सराउंडिंग सेल्स टेक्स प्लेस इन द across this thin wall। क्वेश्चन डायरेक्ट पूछेगा व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कैपिलरीज। फंक्शन क्या है? तो ये लिखना है इट एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन द ब्लड एंड सराउंडिंग सेल्स टेक्स प्लेस across this thin wall। मतलब जो कार्बन डाइऑक्साइड आता है ना एयर से, और ऑक्सीजन, एग्जांपल दे रहा हूँ, कार्बन डाइऑक्साइड जब एयर से आता है, सॉरी ऑक्सीजन जब एयर से आता है, उसके बाद तुम्हारे ब्लड जो है कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड लेके जाता है, अल्वेओलाई में एक्सचेंज होता है। तो जो ब्लड वेसल्स है और जो अल्वेओलाई में जो एयर है, तो जो एक्सचेंज हो रहा है वो किसके बीच में हो रहा है? एक थिन वॉल के बीच में हो रहा है। तो इसको कौन पॉसिबल कर पाता है? कैपिलरीज हेल्प करता है। दिस कैपिलरीज देन जॉइन टुगेदर टू फॉर्म वेन्स। उसके बाद ये किस जॉइन करेगा और किस क्या बनाएगा? वेन बनाएगा। दैट कन्वे द ब्लड अवे फ्रॉम द ऑर्गन। अभी हमें पढ़ा था कि वेन जो है वो हमेशा ब्लड को अवे कैरी करता है, और सॉरी, जो वेन जो है वो क्या करेगा? अवे फ्रॉम द ऑर्गन और टिश्यू। मतलब वेन जो है वो ब्लड को ले आएगा। जो ऑक्सीजन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ऑर्गन से जो प्रोड्यूस हो रहा है CO2 वाला ब्लड, उसको वो कैरी करके कहाँ पे आएगा? ले आएगा हार्ट में ले आएगा। यहाँ पे एक छोटा सा टॉपिक है प्लेटलेट्स। अभी बोला था 44% प्लेटलेट्स कंपोनेंट कंपोज करता है ब्लड को। तो प्लेटलेट्स जो है वो क्लॉटिंग ऑफ ब्लड में हेल्प करता है। वो ब्लड, मतलब इंजर्ड होने के बाद जो ब्लड लीक होता है उसको क्लॉट करने में वो हेल्प करता है। नेचुरली द लॉस ऑफ ब्लड फ्रॉम द सिस्टम हैज बीन मिनिमाइज्ड। तो ये जो हेल्प करता है कि जो ब्लड लॉस है वो मिनिमाइज्ड हो जाए। और to avoid this, the blood has platelet cells which circulate around the body and plug these leaks by helping। मतलब वो बोल रहा है कि क्वेश्चन सबसे पहले पूछा है कि व्हाट हैपेंस इफ दिस सिस्टम ऑफ ट्यूब्स डेवलप ए लीक। हमारे बॉडी में इतने सारे ब्लड वेसल्स हैं, अगर मान लो कि कहीं पे लीक हो गया तो क्या होगा? तो वहाँ पे हमारा वेहिकल है जिसका नाम है प्लेटलेट्स, जो कि यहाँ पे को रिपेयर कर देगा। ओके, नेक्स्ट आता है लिम्फ। बहुत लोग इसको छोड़ देते हैं, लेकिन क्वेश्चन अगर पूछेगा तो तगड़ा वाला क्वेश्चन बन सकता है। यहाँ से सीधा पूछेगा क्वेश्चन, लिम्फ व्हाट आर द लिम्फ मेड अप ऑफ। लिम्फ किससे बनता है? लिम्फ जो है देखो यहाँ पे लिखा है कैसे बनता है। देखो, दो द पोर्स प्रेजेंट इन द वॉल्स ऑफ द कैपिलरीज। कैपिलरीज में जो वॉल प्रेजेंट है वहाँ पे कुछ कुछ होल है। पोर्स मतलब कुछ कुछ होल है, जिससे सम अमाउंट ऑफ प्लाज्मा आ जाता है, प्रोटीन्स, सम अमाउंट ऑफ प्लाज्मा, प्रोटीन एंड ब्लड सेल्स एक्सेप्ट इनटू द एस्केप इनटू द इंटरसेलुलर स्पेसेस। तो ये क्या करता है? कुछ प्लाज्मा, प्रोटीन एंड ब्लड सेल्स मिलकर क्या बनते हैं? लिम्फ बनते हैं। अब क्वेश्चन कैसे पूछेगा? क्वेश्चन पूछेगा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग
आर द कंपोनेंट ऑफ लिम्फ। चार ऑप्शन दे देगा। ऑप्शन में बोल सकता है कि प्लाज्मा, मोर प्रोटीन, मोर ब्लड सेल्स, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, ऐसा क्वेश्चन मतलब एग्जांपल देगा। तो आंसर क्या क्या होगा देखो। प्लाज्मा, प्लाज्मा कंटेन करता है प्रोटीन, मोर प्रोटीन या लेस प्रोटीन। यहाँ पे लिखा है कि इट इज सिमिलर टू द प्लाज्मा ऑफ ब्लड बट कलरलेस एंड कंटेन लेस प्रोटीन। एमसीक्यू में वो डाल सकता है। एक ऑप्शन देगा प्लाज्मा कमा लेस प्रोटीन कमा डब्ल्यूबीसी, और एक ऑप्शन में देगा प्लाज्मा मोर प्रोटीन आरबीसी। तो हमें याद रखना है ब्लड सेल में भी सिर्फ और सिर्फ डब्ल्यूबीसी प्रेजेंट होता है, आरबीसी लिम्फ में प्रेजेंट नहीं होता, इसलिए ये कलरलेस होता है। अगर क्वेश्चन ऐसे भी क्वेश्चन इनडायरेक्टली पूछ सकता है व्हाई लिम्फ इज कलरलेस, क्योंकि इट डज नॉट कंटेन आरबीसी। आरबीसी ये कंटेंट नहीं करता। आरबीसी कंटेंट करता तो इसके पास हेमोग्लोबिन होता, और हेमोग्लोबिन होता तो हेमोग्लोबिन का कलर को रेड कर देता। समझ पा रहे हो कैसे क्वेश्चन पूछेगा? वो घुमा के पूछेगा, वो डायरेक्ट नहीं पूछने वाला कि व्हाट इज लिम्फ मेड अप ऑफ। सीधा पूछ देगा व्हाई लिम्फ कलर इज, और लिम्फ इज कलरलेस बिकॉज इट डज नॉट कंटेन एनी आरबीसी। तो क्या क्या कंटेंट करता है? प्लाज्मा कंटेंट करता है, उसके बाद डब्ल्यूबीसी, मोर डब्ल्यूबीसी कंटेंट करता है, और लेस प्रोटीन कंटेंट करता है। सिर्फ प्रोटीन डब्ल्यूबीसी याद करने से नहीं होगा, मोर या लेस ये भी याद करना है। प्रोटीन लेस, डब्ल्यूबीसी मोर, ओके, और नो आरबीसी। नेक्स्ट, लिम्फ ड्रेन्स इनटू लिम्फेटिक कैपिलरीज। अब मैंने बोला उस डाइजेशन में बोला था कि लिम्फ जो है वो लिम्फेटिक कैपिलरीज कैरी करता है, जो कि फैट एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। लिम्फ कैरीज डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब फैट फ्रॉम इंटेस्टाइन एंड ड्रेन्स एक्सेस doing extracellular spaces back to the blood. Next है the transportation implants। इसमें ट्रांसपोर्टेशन implants दो तरह का होता है, वाटर ट्रांसपोर्ट एंड फूड ट्रांसपोर्ट। सबको पता है वाटर ट्रांसपोर्ट जो है जाइलम में हेल्प करता है, फूड ट्रांसपोर्ट में फ्लोएम हेल्प करता है। अगर याद नहीं हो रहा तो ऐसे याद कर लो कि फॉप ऑफ फ्लोएम और फ्लोएम याद हो गया। अब फॉप ऑफ फूड, फॉप ऑफ फ्लोएम। फूड जो है वो फ्लोएम ट्रांसपोर्ट करता है, और बाकी जो बचा जाइलम ट्रांसपोर्ट करता है, वाटर जाइलम ट्रांसपोर्ट करता है। तो ऐसे निमोनिक्स बना सकते हो अपने अपने हिसाब से। नेक्स्ट, ट्रांसपोर्टेशन एंड ट्रांस देखो। यहाँ पे वो दो चीज बोलना चाह रहा है कि प्लांट जो है वो दो दो जगह से वो खाना बना सकता है, मतलब ट्रांसपोर्ट कर सकता है। सबसे पहली जगह जो है वो लीफ है, और दूसरा जगह जो है वो रूट है। प्लांट ट्रांसपोर्ट सिस्टम विल मूव एनर्जी सोर्स फ्रॉम लीव्स एंड रॉ मटेरियल्स फ्रॉम रूट्स। दिस टू पाथवे आर कंस्ट्रक्टेड एज इंडिपेंडेंटली ऑर्गेनाइज्ड कंडक्टिंग ट्यूब्स। मतलब प्लांट जो है वो रूट से पानी लेके आ रहा है, और लीफ से जो है वाट फूड लेके आ रहा है। तो दो अलग-अलग पाथवे के लिए दो अलग-अलग सिस्टम है। ट्रांसपोर्ट वाटर के लिए जाइलम बना है, और ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड के लिए फ्लोएम बना है। ट्रांसपोर्ट वाटर में देखो, दिस क्रिएट देखो इन द जाइलम टिश्यू वेसल्स एंड ट्रैकिट्स, ये इंपॉर्टेंट है। 2022 का क्वेश्चन है। वो वहां पे पूछा था कि व्हिच पार्ट ऑफ द फ्लोएम हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड। फ्लोएम का कौन सा ऐसा पार्ट है जो कि हेल्प करता है फूड ट्रांसपोर्ट में। तो वहां पे एग्जांपल में था कि कंपाउंड सेल्स और टिप ट्यूब्स, ये सब था। और ये लाइन वाइन से पूछा था उस टाइम, फ्लोएम के बारे में पूछा था। इस टाइम में भी जाइलम के बारे में पूछ सकता है। तो यहाँ पे याद कर लो कि जाइलम टिश्यू कंटेन वेसल्स एंड ट्रैकिट्स ऑफ द रूट स्टेम्स एंड लीव्स आर इंटरपेनेट्रेटेड टू इनफॉर्म अ कंटीन्यूअस जाइलम ऑफ वाटर। उसके बाद वो किसके पास पास होता है? वो लीव्स के पास ही होता है। सिस्टम ऑफ वाटर कंडक्टिंग चैनल स्टिचिंग ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। तो वास्कुलर बंडल्स एक जगह होता है, और वो जो है वाटर ट्रांसफर में हेल्प करता है। दिस क्रिएट्स, देखो, ऑल द रूट्स सेल इन कॉन्टैक्ट विद द सॉइल एक्टिवली टेक अप आयंस। अब हम चलते हैं रूट के पास। रूट सॉइल से आयन टेकअप करता है। मान लो कि सॉइल के पास 10 आयन है, रूट बोलेगा मुझे 5 आयन दे। सॉइल आराम से 5 आयन दे देगा बाय द हेल्प ऑफ डिफ्यूजन। उसके बाद बोलेगा कि उसके बाद रूट और बोलेगा कि मुझे और आयन चाहिए। आयन मतलब पोटेशियम, कैल्शियम, ये सब प्लांट को चाहिए होता है। तो 5 तो दे दिया सॉइल ने। अब रूट बोल रहा है कि और 3 दे। अब सॉइल बोलेगा अब मैं तुझे जो है दूंगा, लेकिन तुझे मुझे एनर्जी देना पड़ेगा। इसको बोलते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। मतलब अब क्या होगा? अगेंस्ट द कांस्टेंट ग्रेडियंट। मतलब अब क्या होगा? इम्बैलेंस क्रिएट हो जाएगा। मतलब अगर सॉइल फिर से 3 आयन दे देगा रूट को, तो रूट के पास हो गया 8, इसके पास हो गया 2। अब नेचर को ये मंजूर नहीं है। नेचर बोलता है कि बैलेंस मेंटेन होना चाहिए। अगर रूट के पास 5 है तो सॉइल के पास भी 5 होना चाहिए। तो इस यहाँ पे जब भी बैलेंस करना होगा ना, वहाँ पे वाटर का एंट्री होगा। वाटर एंट्री होगा मतलब ऑस्मोसिस होगा, फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन।
अब ऑस्मोसिस होगा तो कौन सा प्रेशर होगा? ऑस्मोटिक प्रेशर होगा। तो ऐसे याद करना है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि हाउ ऑस्मोटिक प्रेशर हेल्प्स इन वाटर ट्रांसपोर्ट। तो आगे वाले पैराग्राफ में लिखा है, देखो यहाँ पे लिखा है कि वाटर मूव्स इनटू द रूट फ्रॉम द सॉइल टू एलिमिनेट दिस डिफरेंस। दिस मीन्स दैट देयर इज अ स्टेडी मूवमेंट ऑफ वाटर इनटू रूट साइलेंट। तो इससे क्या हो रहा है? स्टेडी मूवमेंट हो रहा है। किसका? वाटर का। अब क्या करेगा वाटर जो है, इस एलिमिनेट जो हुआ था, रूट के पास जो 8 आयन था और सॉइल के पास जो 2 था, अब क्या होगा? जो वाटर आएगा और उस जो आयन है उसको ऊपर धकेलेगा। तो ऊपर जैसे चला जाएगा तो एक बैलेंस मेंटेन हो जाएगा और इस वे में जो है वाटर जो है आगे मूव करेगा, अपवर्ड मूव करेगा। दिस मीन्स दैट देयर इज अ स्टेडी मूवमेंट वाटर इनटू द रूट साइलेंट क्रिएटिंग ए कॉलम ऑफ वाटर दैट इज स्टेडीली पुश्ड अपवर्ड। और ये क्या करेगा? जैसे वाटर जाएगा तो क्या होगा? ऑस्मोटिक प्रेशर क्रिएट होगा और इसकी वजह से जो है जो वाटर है वो आगे मूव करेगा। उसके प्लांट्स यूज अनदर स्ट्रेटजी टू मूव वाटर इन द जाइलम अपवर्ड्स इन द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द प्लांट बॉडी। तो इस प्रोसेस से जो है बहुत, इसको हम ऑस्मोटिक प्रेशर का हम रूट प्रेशर भी बोलेंगे। तो रूट प्रेशर से उतना ज्यादा हाइट में मतलब कवर नहीं कर सकते, लेकिन और एक स्ट्रेटजी यूज करता है प्लांट्स। तो क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट आर द अदर स्ट्रेटजी यूज बाय प्लांट्स। तो ट्रांसपिरेशन नेक्स्ट स्ट्रेटजी है, वो है ट्रांसपिरेशन। देखो यहाँ पे लिखा है कि evaporation of water molecules from the cells of a leaf create a suction which pulls water from the xylem cells of roots। मतलब इवापोरेशन को ही हम ट्रांसपिरेशन, इवापोरेशन जो है वो ट्रांसपिरेशन में हेल्प कर रहा है। कैसे हेल्प कर रहा है? जब जब भी मतलब सनलाइट के प्रेजेंस में क्या होगा? इवापोरेशन होगा। इवापोरेशन के टाइम क्या होगा? जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं उसमें एक सक्शन पुल, सक्शन प्रेशर डेवलप होगा और हाइड्रोजन 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 के बीच में बॉन्डिंग बनेगा और वो पुल, ट्रांसपिरेशन पुल बोलते हैं इसको। और ट्रांसपिरेशन के पुल की वजह से ये डायग्राम देख पा रहे होगे कि इसके जो पानी है वो नीचे से ऊपर जा रहा है एंड इन द फॉर्म ऑफ वेपर जो है वो पानी ऊपर प्लस हो जाएगा। तो इन इन दिस फॉर्म जो है वो ट्रांसपिरेशन हो रहा है। ट्रांसपिरेशन कब होगा? डे 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 टाइम में होगा, क्योंकि लाइट के बिना इवापोरेशन हो नहीं पाएगा। ओके। तो अब क्वेश्चन क्या बचेगा? व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ ट्रांसपिरेशन। तो यहाँ पे क्या क्या लिख सकते हो? सबसे पहला, इट इट हेल्प्स इन अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स डिजॉल्व इन इट। मतलब ये वाटर को अपवर्ड मूवमेंट कर रहा है, प्लस ये जो भी मिनरल्स यहाँ पे डिजॉल्व है उसको भी क्या कर रहा है? अ, मतलब जब पानी नीचे से ऊपर जा रहा होगा तो बीच में जो सेल है वो सब पानी से मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब कर लेंगे और जो पानी बचा वो इवापोरेट हो जाएगा। ओके। सेकंड एडवांटेज क्या है? इट आल्सो हेल्प्स टू टेम्परेचर रेगुलेशन। बहुत लोग ये वाला लाइन को स्किप कर देते हैं, सोचते हैं कि ये वाला लाइन क्वेश्चन नहीं आएगा। क्वेश्चन देखो, बायो में मैक्सिमम लोग का मार्क इसलिए करता है कि वो जितना पॉइंट पूछ पूछ रहा है उतना पॉइंट नहीं लिखते। उनको पता है एक दो पॉइंट आराम से लिख देंगे। अगर क्वेश्चन अगर आ गया व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ ट्रांसपिरेशन, सब ये वाला पॉइंट लिख देंगे कि इट हेल्प्स इन अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर। लेकिन वो दूसरा पॉइंट सोचने में लग जाएंगे, दूसरा पॉइंट क्या होगा। तो मार्क पॉइंट वाइज होता है, जितना पॉइंट लिखोगे उतना मार्क मिलेगा। तो सेकंड पॉइंट क्या है? द इफेक्ट ऑफ रूट, सॉरी, इट आल्सो हेल्प्स इन टेम्परेचर रेगुलेशन। ट्रांसपिरेशन जो है टेम्परेचर रेगुलेशन में कुछ हेल्प करता है। क्वेश्चन एमसीक्यू में बन सकता है कि टेम्परेचर रेगुलेशन इज हेल्प, टेम्परेचर रेगुलेशन मेंटेन बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस। कौन? बहुत सारे 4 प्रोसेस दे देगा, ऑस्मोसिस, रूट प्रेशर, ट्रांसपिरेशन, इवापोरेशन, ये सब दे देगा और पूछेगा कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो ट्रांसपिरेशन सही होगा। ट्रांसपिरेशन हेल्प्स इन टेम्परेचर रेगुलेशन इन प्लांट्स। During the day when the stomata are open, the transpiration pools become the major driving force on the movement of water in the channel। वो यही बोल रहा है कि डे टाइम में ट्रांसपिरेशन हो रहा है और रात को जो है वो रूट प्रेशर से हो रहा है। उसके बाद आता है ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड अदर सब्सटेंसेस। तो यहाँ पे क्या होगा? ट्रांसपोर्ट ऑफ सॉल्युबल प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। व्हाट इज ट्रांसलोकेशन? ट्रांसपोर्ट ऑफ सॉल्युबल प्रोडक्ट। उसके बाद इट ऑकर्स इन द पार्ट ऑफ द वास्कुलर टिश्यू। वास्कुलर टिश्यू में क्या क्या आएगा? जाइलम और फ्लोएम आएगा। तो फ्लोएम हेल्प करता है फूड ट्रांसपोर्ट में। फूड ट्रांसपोर्ट फ्लोएम क्या क्या ट्रांसपोर्ट करता है? एमिनो एसिड ट्रांसपोर्ट करता है, अदर सब्सटेंसेस और अदर सब्सटेंस भी ट्रांसपोर्ट करता है। दिस सब्सटेंसेस आर स्पेशली डिलीवर टू द स्टोरेज ऑर्गन्स ऑफ रूट्स। तो जो भी खाना है वो कहाँ पे मतलब भेजेगा खाना? रूट्स, स्टोरेज ऑर्गन कौन कौन सा है? रूट्स, फ्रूट्स एंड सीड्स एंड टू ग्रोइंग ऑर्गन्स। ग्रोइंग ऑर्गन को भी खाना चाहिए होता है। द ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड एंड अदर सब्सटेंसेस टेक्स प्लेस इन द सिप ट्यूब्स। देखो ये वाला लाइन से 2022 में एज इट इज क्वेश्चन पूछा था, व्हिच ऑफ द पार्ट हेल्प्स इन द ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड। तो ऑप्शन में था सिप ट्यूब्स एंड एडजेसेंट कंपाउंड सेल्स। यहाँ पे एक मेन चीज यहाँ पे लिखा गया है कि जो फ्लोएम है वो बोथ डायरेक्शन में खाना लेके जाता है, लेकिन
वाटर ट्रांसपोर्ट में जो है वो सिर्फ सिंगल डायरेक्शन, मतलब रूट से सिर्फ टॉप को जाएगा, मतलब एक डायरेक्शन में जाएगा। लेकिन खाना कहाँ पे बनता है? लिप में बनता है। तो लिप जो है वो ऊपर भी खाना पहुंचाएगा और नीचे वाले पार्ट को भी खाना पहुंचाएगा। इसलिए फ्लोएम जो है वो दो डायरेक्शन में खाना लेके जाता है, और लेकिन जाइलम जो है वो इन डायरेक्शन में खाना लेके जाता है। तो मैं पहले ही बोला था कि जो प्लांट इस फॉर्म में ट्रांसफर करता है फूड को, सुक्रोज के फॉर्म में ट्रांसफर करता है। सुक्रोज इज ट्रांसफर्ड इनटू फ्लोएम टिश्यू यूजिंग एनर्जी फ्रॉम एटीपी। तो वो एटीपी यूज करके जो है सुक्रोज को ट्रांसफर करता है। दिस इंक्रीजेस द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द टिश्यू कॉजिंग वाटर टू मूव इनटू इट। में पहले बोला था वाटर ट्रांसफर में जब भी इम्बैलेंस क्रिएट होगा तब कौन एंट्री मारेगा? वाटर एंट्री मारेगा, और वहां पे ऑस्मोटिक प्रेशर का रोल आएगा। तो क्वेश्चन डायरेक्ट पूछेगा व्हाट आर द हाउ ऑस्मोटिक प्रेशर हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड। तो यहाँ पे लिख दोगे कि दिस इंक्रीजेस मतलब सुक्रोज ट्रांसफर into the phloem tissue using ATP. This increases the osmotic pressure of the tissue, causing water to move into it. This pressure moves the material in the phloem to tissues which have less pressure. तो इससे अब क्या होगा? मान लो कि दो सेल हैं, एक सेल के पास खाना है, दूसरे सेल के पास खाना नहीं है। तो वो क्या होगा? जहाँ पे खाना है वो, जहाँ पे खाना नहीं है वहाँ पे हाई कंसंट्रेशन लो कंसंट्रेशन वाले एरिया में वो खाना पहुंच जाएगा। तो ये प्रेशर किस में हेल्प कर रहा है? ये प्रोसेस जो है ट्रांसफर कर रहा है फूड को हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। दिस अलाउज द फ्लोएम टू मूव मटेरियल अकॉर्डिंग टू द प्लांट्स नीड्स। तो मान लो कि प्लांट का स्टेम है, स्टेम के मिडिल पार्ट में खाना बहुत है। अब यहाँ पे कंफ्यूजन ये है कि जो खाना है वो ऊपर जाए या नीचे जाए। लेकिन जहाँ पे लो प्रेशर होगा खाना वहीं पे जाएगा। अगर नीचे लो प्रेशर है तो नीचे जाएगा, ऊपर लो प्रेशर है तो लो ऊपर जाएगा। मतलब हाई प्रेशर टू लो प्रेशर में ही जाएगा। तो इससे प्लांट को हेल्प ये मिलता है कि खाना जहाँ पे जरूरी होता है वहाँ पे खाना चला जाता है। फॉर एग्जाम्पल इन द स्प्रिंग sugar stored in root or stem tissue will be transported to the birds which need energy to grow। तो स्प्रिंग में क्या होता है? खाना कहाँ पे स्टोर होता है? रूट में स्टोर होता है। और खाना किसको चाहिए होता है? बर्ड्स को चाहिए होता है। तो फ्रॉम रूट्स टू बर्ड्स, रूट्स में हाई प्रेशर होता है, बर्ड्स में लो प्रेशर होता है। तो फ्रॉम हाई हाई लो प्रेशर, सॉरी, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर क्या जाएगा? खाना जाएगा। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे इंटरेस्ट क्वेश्चन आ जाता है। पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ द ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स। कंपोनेंट्स क्या क्या है? ब्लड, उसके बाद वेसल्स एंड हार्ट। सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है कि व्हाई इज इट नेसेसरी टू सेपरेट ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अभी बोला था बिकॉज एफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट टेक्स प्लेस, or it helps in temperature regulation which needs high energy. What are the component? Next question बोल रहा है कि what are the components of the transport system in highly organized plants। क्या क्या होता है? vascular tissue होता है, xylem and phloem होता है। how are water and minerals transported in plants। water कैसे ट्रांसपोर्ट होता है? by the help of xylem। how is food transported in plants। food किससे ट्रांसपोर्ट होता है? by the help of phloem। और तुम लिख देना कि एटीपी सुक्रोज ट्रांसपोर्ट होता है एटीपी यूज करके, ऑस्मोटिक प्रेशर क्रिएट होता है जिससे अलाउ करता है कि कहाँ पे जाना है, हाई प्रेशर में जाए लो प्रेशर को जाए। इस मतलब प्लांट के पास ऑप्शन होता है कि जिसको चाहिए खाना उसको ही पहुंचाना है। देखो जितना गैसेस वेस्ट था वो तो रिमूव हो गया बाय द हेल्प ऑफ रेस्पिरेशन। ऑक्सीजन लिए कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ गया। अब जितना भी मेटाबॉलिक वेस्ट है, मतलब मेटाबॉलिक मतलब जो भी तुम्हारा बॉडी का तुम खा रहे हो, जो भी रिएक्शन हो रहा है, रिएक्शन होने के बाद जो भी नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोड्यूस हो रहा है, वो नाइट्रोजनस वेस्ट किस फॉर्म में बाहर आता है? एक्सक्रीशन। यहाँ पे रोल आता है एक्सक्रीशन की। एक्सक्रीशन में क्या होता है? नाइट्रोजनस मटेरियल्स जो है वो रिमूव होता है। तो व्हाट इज एक्सक्रीशन? इट इज a process in which nitrogenous material removed। The biological process involved in removal of this harmful metabolic waste from the body is called excretion। डायरेक्ट अगर क्वेश्चन पूछे व्हाट इज एक्सक्रीशन तो बॉडी का ये वाला लाइन को कॉपी पेस्ट कर देना। और ये कैसा? डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स यूज वेराइटी स्ट्रेटेजी टू डू दिस। मेनी यूनिवर्सल ऑर्गेनिजम्स, यूनिवर्सल ऑर्गेनिज्म में खाना लेना या वेस्ट मटेरियल को बाहर देना ये सब डिफिजन प्रोसेस में हो जाता है। लेकिन कॉम्प्लिकेटेड ऑर्गेनिज्म, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ये सब नहीं होता, क्योंकि हमारे यहाँ टिश्यू है, तो सेल टिश्यू बना है, टिश्यू ऑर्गन बना है, ऑर्गन ऑर्गन सिस्टम बना है। नेक्स्ट आता है एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बींग्स में कैसे होता है। यहाँ पे जो है हमारे पास किडनी है। अगर क्वेश्चन पूछे व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बींग्स तो लिखोगे ए पेयर ऑफ किडनीज, ए पेयर ऑफ यूरेटर्स, ए यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा। किडनीज आर लोकेटेड इन द एब्डोमेन। पूछ सकता है व्हाट इज द लोकेशन ऑफ किडनी? एब्डोमेन। वन ऑन आइदर साइड ऑफ द बैकबोन, बैकबोन के आइदर साइड में जो मिलता है। अब क्वेश्चन, मेन क्वेश्चन जो है वो यूरिन फॉर्मेशन कैसे होता है इससे पूछता है। तो इन इन्फॉर्मेशन में मैं आउट ऑफ द बुक जाके सिंप्लीफाई कर देता हूँ। तीन प्रोसेस से होता है, थ्री मेथड से यूरिन
फॉर्मेशन होता है। सबसे पहला प्रोसेस को हम बोलते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। अब मैं आऊँगा ड्यूरन ड्यूरन के डायग्राम पे आऊँगा। तो फर्स्ट प्रोसेस होता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। मतलब जो भी वेस्ट मटेरियल्स है वो कौन से वाले वेसल से आएगा? आर्टरी से वेस्ट वाला मटेरियल आता है। ये जो देख रहे हो ग्लोमेरुलस लिखा है कि नहीं? तो ग्लोमेरुलस में वेस्ट वाला मटेरियल सब आएगा और यहाँ पे फिल्टर होगा। इसको बोलते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। और यहाँ पे क्या-क्या फ़िल्टर होगा? बोथ वेस्ट प्रोडक्ट भी अंदर जाएगा और न्यूट्रिएंट्स भी अंदर जाएगा। अब अंदर चला गया, अंदर मतलब ये जो देख रहे हो ना, जो ट्यूब वाला पार्ट स्टार्ट हो रहा है जहाँ से रेनल ट्यूब जहाँ से स्टार्ट हो रहा है, वहाँ पे अब सब है, न्यूट्रिएंट्स भी है, वेस्ट मटेरियल भी है। अब जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो सब रीअब्ज़ॉर्ब हो जाएँगे। तो सेकंड प्रोसेस हम क्या बोल सकते हैं? सिलेक्टिव रीअब्ज़ॉर्प्शन। मतलब वो कुछ सिलेक्टिव पार्ट को ही रीअब्ज़ॉर्ब करेगा, जैसे कि वाटर हो गया, अमीनो एसिड हो गया, उसके बाद ग्लूकोज हो गया, ये सबको वो मतलब वेस्ट होने नहीं देगा, उसको बाहर जाने नहीं देगा, क्योंकि ये हमारे बॉडी के लिए एसेंशियल है। तो न्यूट्रिएंट्स को वो रीअब्ज़ॉर्ब कर लेगा और जो वेस्ट मटेरियल बचा है उसको बाहर कर देगा। तो यहाँ पे जो दिख रहे हो ना, तो रेनल ट्यूब भी 2 पार्ट में डिवाइड है। एक है असेंडिंग, एक दूसरा है डिसेंडिंग। तो वो तो पता है कि डिसेंडिंग किसको बोलते हैं, असेंडिंग किसको बोलते हैं? ऊपर से नीचे जा रहा है तो डिसेंडिंग, नीचे से ऊपर जा रहा है तो असेंडिंग। तो डिसेंडिंग में क्या होगा? डिसेंडिंग वाले जो ट्यूबुल है वहाँ पे वाटर एब्जॉर्प्शन होगा। और स्टार्टिंग ऑफ द ट्यूबुल में क्या एब्जॉर्प्शन होगा? ग्लूकोज और न्यूट्रिएंट्स। सबसे पहले ग्लूकोज और न्यूट्रिएंट्स, ग्लूकोज अमीनो एसिड एब्जॉर्ब हो जाएगा। उसके बाद नीचे क्या एब्जॉर्ब होगा? ये जो डिसेंडिंग लिम्ब में क्या एब्जॉर्ब होगा? इसमें वाटर एब्जॉर्ब होगा। उसके बाद जो असेंडिंग लिम्ब है, सेकंड वाला जो देख रहे हो, सेकंड वाला ट्यूबुल, ये यहाँ पे क्या एब्जॉर्ब होगा? यहाँ पे जो है सॉल्ट एब्जॉर्ब होगा। उसके बाद थर्ड प्रोसेस जिसको बोलते हैं रेनल सिक्रेशन। सबसे पहला प्रोसेस ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। ग्लोमेरुलस ने फिल्टर कर दिया ब्लड में जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट थे और न्यूट्रिएंट प्रोडक्ट थे, सबको अंदर भेज दिया ट्यूबुल में। ट्यूबुल में क्या हुआ? जो न्यूट्रिएंट्स था वो रीअब्जॉर्ब हो गया, वाटर रीअब्जॉर्ब हो गया। उसके बाद जो बचा वेस्ट मटेरियल वो सब चला गया कहाँ पे? हमारा कलेक्टिंग डक्ट में, और कलेक्टिंग डक्ट उसको कलेक्ट करेगा। उसको हम इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? रेनल सिक्रेशन बोलते हैं। रेनल मतलब किडनी, तो सिक्रेशन बोलते हैं। और जो कलेक्टिंग डक्ट कनेक्ट है यूरेथ्रा से, सॉरी यूरेटर से, यूरेटर कनेक्ट है यूरिनरी ब्लडर, और यूरेथ्रा के थ्रू बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ पे बुक में थोड़ा पढ़ लेते हैं क्या लिखा है। इच कैपिलरी क्लस्टर इन द किडनी इज एसोसिएटेड विथ द कफ शेप्ड एंड और कॉइल्ड ट्यूब कॉल्ड बारमैन्स कैप्सूल। बारमैन कैप्सूल से एक कलेक्टेड है जो ग्लोमेरुलस है। जो ग्लोमेरुलस जो है वो चामिन शेप है, और जिसमें ये है इसको बोलते हैं बारमैन्स कैप्सूल। ये हेल्प कर इज, और each kidney has large number of these filtration units called nephrons। मैंने जो बोला वही लिखा है। सच एज ग्लूकोज एमिनो एसिड सॉल्ट एंड मेजर अमाउंट ऑफ वेस्ट आर सिलेक्टिवली रीअब्सॉर्ब्ड। मैंने जो सेकंड वाला मेथड बताया था। उसके बाद द अमाउंट ऑफ वाटर रीअब्सॉर्ब्ड डिपेंड्स ऑन हाउ मच। अब क्वेश्चन पूछ सकता है व्हाट आर द फैक्टर दैट इज डिपेंड्स ऑन हाउ मच वाटर रीअब्सॉर्ब्ड इन योर बॉडी। कितना वाटर तुम्हारे बॉडी में रीअब्सॉर्ब होगा, ये कौन डिसाइड करेगा? ये जो है तुम्हारा तुम्हारे वाटर, तुम्हारे बॉडी में कितना वाटर प्रेजेंट है वो डिसाइड करेगा, और वो उस वाटर में कितना डिजॉल्व सब्सटेंस है वो डिसाइड करेगा। उसके बाद द ब्लैडर इज मस्कुलर सो इट इज अंडर नर्वस कंट्रोल। एमसीक्यू बन सकता है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अंडर नर्वस कंट्रोल। ऑप्शन में बहुत कुछ दे देगा। ऑप्शन में ए भी होगा ब्लैडर, ब्लैडर ब्लैडर भी नर्वस कंट्रोल होता है, इसलिए तुम अपना टॉयलेट को रोक के रख पाते हो। उसके बाद ये जो हेमोडायलिसिस देख रहे हो, इस साल आया था 2022 में। तो यहाँ पे क्या हो रहा है देखो, दो ट्यूब निकला होगा। एक है आर्टरी से, मतलब वेस्ट ब्लड जा रहा है, इस जो चैम्बर है, इस चैम्बर में क्या है? डायलाइजिंग फ्लूइड है। अब क्या हो रहा है डायलाइजिंग फ्लूइड में? मान लो कि ब्लड में 100 न्यूट्रिएंट है, तो मैंने क्या किया? डायलाइजिंग फ्लूइड में भी 100 न्यूट्रिएंट डाल दिया। अब न्यूट्रिएंट बैलेंस हो गया, लेकिन ब्लड में और भी है, क्या है? वेस्ट मटेरियल है। अब वेस्ट मटेरियल डायलाइजिंग फ्लूइड में नहीं है, तो क्या होगा? डिफ्यूजन होगा, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन में क्या चला जाएगा? वेस्ट मटेरियल चला जाएगा। और डायलाइजिंग फ्लूइड में वेस्ट मटेरियल चला गया तो ब्लड में क्या हुआ? ब्लड जो है प्योर हो गया। अब जो प्योर वाला ब्लड को मैं फिर से भेज दूंगा बाय द हेल्प ऑफ वेन, और वो बॉडी के अंदर चला जाएगा। और क्वेश्चन पूछ सकता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आर्टिफिशियल हेमोडायलिसिस एंड नेचुरल किडनी। मतलब कि किडनी में और इसमें क्या डिफरेंस है? तो डिफरेंस ये है कि यहाँ पे रीअब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है, बाकी सब हो रहा है। ये यहाँ पे हम प्यूरिफाई कर रहे हैं ब्लड को, लेकिन रीअब्जॉर्ब नहीं हो रहा है। जैसे कि मतलब न्यूट्रिएंट्स जो ये मतलब वाटर जो रीअब्जॉर्ब हो जाता है किडनी में, वैसे यहाँ पे नहीं हो रहा। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारी बॉडी में 180 लीटर ऑफ डेली जो किडनी है वो फिल्टर होते हैं, लेकिन 180 में से सिर्फ 2 या 3 लीटर ही यूरिन के फॉर्म में निकलता है, बाकी सब रीअब्जॉर्ब हो जाता है।